स्वागत है आप सभी लोग का एनसीटी कॉन्सेप्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग क्या बात करेंगे तो हमारे डोमेन की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। प्लस इसके साथ क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे। ठीक है, मैं आपकी मेंटोर प्रीति। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, इस साल बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एकदम फ्रूटफुल मैनर में सारी चीज़ों को किया जाएगा, डायग्राम्स को देखते हुए और प्रॉपर एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं एक एक लाइन को अलोंग विद डायग्राम्स क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, आज का जो मेन विषय है जिसमें हम लोग यहाँ पे चर्चा करने आए हैं, मेनली जो है हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, उसके अंदर के जो पॉइंट्स उनको करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग एमसीक्यूज पे भी काम करेंगे। देखा जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, असर्शन रीजन का पैटर्न कैसा होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और अलोंग विद जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए चलिए, ये सारी चीजें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तो चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की ना, तो आपका जो यहाँ पे सिलेबस है बच्चा, यहाँ पे सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने ये रखा है क्वेश्चंस के पैटर्न। हाँ, एनसीईआरटी में जो भी आपका आता है क्वेश्चंस की, जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में मेन डोमेन में कितना रहता है, तो 28 क्वेश्चंस रहते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, और हम लोग को कितना करना रहता है, तो 25 सवाल बनाने रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होता है, टाइमिंग आपको पता ही है, 180 मिनट्स दिए जाते हैं और टोटल मार्क्स ना कितना होता है, 740 किसके लिए होता है बेटा, 7 पेपर्स होते हैं और उन्हीं 7 पेपर्स के लिए ये क्या होता है, पूरा मैंडेटरी होता है। ठीक है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है और अलग कहने का मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 4 मार्क्स क्या करें, कहीं नहीं जाने वाले, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक। इसके बारे में क्या ही कहना, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश मोड में है और ये हमारा जो हिंदी मोड में है, लैंग्वेज बेस्ड पे है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का कोई ऐसा नहीं है बेटा, बस चीज़ें हैं, आपको समझना है कैसे क्या हो रही हैं, डायग्राम्स है, चेंज क्या ना, लैंग्वेज बदल जाने से आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बदल जाते। ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखते चलेंगे और भी सारी चीज़ें करते चलेंगे। ठीक है, 13 यूनिट्स है, जेनेटिक्स वाला यूनिट ले लीजिए, बहुत सारी यूनिट्स है, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे और इसमें करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हाँ, आपको तो पता ही है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग हैं। ठीक है ना, और आपको भी इसमें अगर अच्छा सिलेक्शन करना है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ के साथ चीज़ें करनी है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आगे आपको तो पता ही कोर्सेज वगैरह जो भी चल रही हैं, 31 जुलाई तक क्या है, इस पर ऑफर्स अवेलेबल है। हाँ, तो जितना जल्दी हो सके कर लीजिए ताकि आप एकदम बढ़िया तरीके से क्या करें, सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आते हैं हमारे सिलेबस पे, हमारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग उस पर बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को वी विल डिस्कस विद माई सेल्फ। ठीक है, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू हैव रिप्रोडक्शन ना, यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन को हम लोग लेकर आते हैं ना, और ये रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ना, उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड उसके बाद क्या आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना। ये तीनों मिलकर बहुत अच्छा क्या करती है, वेटेज गेन करती है। किसी भी बायोलॉजी का पेपर में बहुत अच्छा वेटेज गेन करती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, और हमेशा से सवाल आते बने हैं, सवाल आते चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, मैंने आपको बोला भी था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, पुष्प के पादप लैंगिक जनन की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें स्टार्टिंग जब होता है ना, तो हम लोग स्टार्टिंग वहां से करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, और अगर रिप्रोडक्शन है तो उसमें एसेक्सुअल मींस क्या होती है। ठीक, एसेक्सुअल पैटर्न में क्या बात करेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल क्या होता है ना, अगर सेक्सुअल बेसिस पर हो रहा है तो क्या होता है, वेरिएशन किसको बोलते हैं, क्लोन्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें जो एक इंट्रो का फॉर्म बनता है। ठीक है, और इंट्रो के फॉर्म बनने के बाद उसके बाद क्या आ जाता है आपका, आप देखेंगे चैप्टर में एंटर आउट करेंगे तो आपको मिलेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीजें, एपोमिक्सिस क्या होता है, एम्फीमिक्सिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पे बात करते हैं। स्टेमन्स, यहाँ पे जब स्टेमन की बात करेंगे, एंड्रोशियम की बात करेंगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड फ्लावर में जो होता है उसकी बात करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंथर का जो स्ट्रक्चरल होता है ना बेस, उसको देखेंगे, जिसमें अभी मैं स्टार्टिंग करूंगी तो मैं खुद ही बता दूंगी जब आपके क्लासेस चलेंगे। एंडोथीकम वगैरह, एपिडर्मिस वगैरह, मिडिल लेयर क्या होता है, टापेटम क्या होता है, ये सारी चीजें, कौन डेhiscence में हेल्प करता है, कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दीज आर ऑल मैटर। ठीक है, पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे। पोलन ग्रेन का एक्साइन पार्ट क्या होता है, एंटाइन पार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। पिस्टिल, पिस्टिल आते ही यहाँ पर किसकी बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की बात करेंगे। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, इसका मतलब होता है फीमेल का जो पार्ट होता है फ्लावर में ना, जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारी चीजें अलोंग विथ ओव्यूल ना। मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल की बात कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। एम्ब्रियोसैक, ये एम्ब्रियोसैक आया कहाँ से, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे पूरा स्ट्रक्चर बनता है, एंटीपोडल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी में एक बहुत अच्छी चीज पता चलती है, आप फिर से उस चीज को लेकर आएंगे क्या, मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, जो कि रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन जैसा बिहेव करेगा। ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस में क्या होता है। लास्टली जब आप कम बैक करेंगे तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। वही 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो बन के रेडी होता है ना, वही जो पोलन ग्रेन आता है और उसको फ्यूज करके ले जाता है, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन बोलने से नहीं होता है, उसमें 2 पार्ट होता है, एक सिनगैमी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट हम लोग बात करने पॉलिनेशन की बात करेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। पॉलिनेशन तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, हमेशा से पढ़ के आए हैं। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा में क्या हो जाना, ट्रांसफर आउट हो जाना। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे, जो कराते हैं उनके आगे क्या लगता है, फिली, है ना, फिलस और फिली, फ्लावर्स में ही होगा, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करेंगे, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बताऊंगी मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हियर? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो पोलन ग्रेन आ रहा है, स्टिग्मा पे ही आएगा ना, स्टिग्मा विल बी द रिसेप्टिव ऑफ दैट, वो किस तरीके का है, मतलब स्टिग्मा जिसको चूज करेगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, प्रोसेस में इंक्लूड होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपसे डिस्कस किया, बताया आपको, सिनगैमी का जो कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीजें उसमें रहेगा। ठीक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में स्ट्रक्चर, इवेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, 3n। बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी से क्वेश्चंस आते हैं, 3n होता है। ठीक है, और हम लोग कोकोनट का भी कौन सा पार्ट खाते हैं, एंडोस्पर्म वाला, लिक्विड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, पार्थेनोकार्पी, एक चीज होती है मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, क्या होता है पार्थेनोकार्पी और एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होना, फॉर्मेट हो जाना, मतलब एक न्यू यंग वन का प्रोडक्शन होना। सेम चीज पार्थेनोकार्पी के साथ भी होता है। पार्थेनोकार्पी में क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, अनफर्टिलाइज, पार्थेनोकार्पी में अनफर्टिलाइज ओवरी रहेगा और फिर से क्या हो जाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पार्थेनोकार्पी में फ्रूट्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो ग्रेप्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाता है, बनाना आ जाता है, जो कि पार्थेनोकार्पिक इन नेचर होता है। नेचर कैसा होता है इनका, पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ। एपोमिक्सिस में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल रहता है वो क्या करता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, सिट्रस वाली जो फैमिली हो जाती है वो वाली, नींबू वाली फैमिली। और पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल में क्या हो जाता है, ऑरेंज वगैरह चला आता है बेटा। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या हो जाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन का मतलब ये हो जाता है जब ढेर सारे एम्ब्रियोज हो जाए ना, ढेर सारे एम्ब्रियोज हो जाते हैं, ढेर सारे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, निषेचन का पूर्वक है, संरचना पढ़ेंगे, घटनाएं हैं, ठीक है ना, परागकोश क्या होता है, परागरण क्या होता है, और बहुत सारी युक्तियां। युक्तियां का मतलब क्या होता है, कैसे हो रहा है, स्त्री केसर के बारे में पूरा जो उसका जो गाइनोशियम का जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। हाँ, निषेचन, संरचना, ये सारी चीजें, जितना भी महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स की, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा, और एंजियोस्पर्म तो आपको पता ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। एंजियोस्पर्म्स कहाँ आता है, आपके प्लांट किंगडम से, जो कि बहुत ही क्या है, मोस्ट एडवांस में चले आते हैं। ठीक है, लेट्स मूव विद द मोर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आइए कुछ सवाल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सवाल कराऊंगी, ठीक है, मैंने आपको बोला भी था इंट्रोडक्शन, अभी सेक्शन में थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, सवाल पे भी काम करेंगे। तो चलिए समय वेस्ट करके क्वेश्चंस पे काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है इसमें, synergies which of the following statement is correct। statement based question बहुत आ रहे हैं। करेक्ट का मतलब क्या होता है, जो सही है, जो सही है वही आंसर हो जाएगा, और जब नॉट करेक्ट लगा रहे हैं ना तो उस पर देखा करिए जो गलत है वही आंसर है यार, समझ आ रहा है। ठीक है, synergid possess filiform apparatus। ठीक है, fertilization, double fertilization is unique to angiosperms। endosperm develops before fertilization। antipodals are present in the chalazal end। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ये आपको डायग्राम याद हो जाना चाहिए। ये आपका डायग्राम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का एम्ब्रियो साइक वाला डायग्राम है, जिसमें ये क्या होता है, एक्सेल्स होते हैं, ये हमारे क्या लगे रहते हैं, सिनार्जिड्स, एंड दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल्स। बीच में होता है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, बिल्कुल। एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट एट, क्या बोल रहा है इसमें, चलाजल एंड बोल रहा है, ये वाला एंड ना, दिस इज कॉल्ड चलाजल एंड। आप ओव्यूल पढ़ेंगे ना डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि चलाजल एंड कौन सा होता है, माइक्रोपाइलर एंड। और जहाँ पे एगैपरेटस प्रेजेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अच्छा। सिनर्जिस पोजेस फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये ऑप्शन क्या है, मतलब ट्रू है ये स्टेटमेंट, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन से यूनिक टू एंजियोस्पर्म, बिल्कुल एंजियोस्पर्म्स का डबल फर्टिलाइजेशन से यूनिक फीचर ना, ठीक है, वही वाला जो आगे का जो स्टेज आ जाता है जिसमें सिंगैमी और क्या जाता है यार, ट्रिपल फ्यूजन चला आता है। ठीक, एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर, ये बिफोर तो गलत है ना, आफ्टर हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन से इनिशिएशन की प्रक्रिया से पहले का काम है, पहले का काम तो है नहीं, उसके बाद का काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर। आफ्टर का मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट तो चला चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन बोला है, कौन कौन सा सही है बता दीजिए। 3 वाला तो गलत हो गया, बचा कौन बेटा, 1 2 और 4, क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चले आइए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। वही बेटा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही सहायक कोशिकाओं के सूत्रकार उपकार का विगमान करते हैं। ठीक है ना, ड्यूइनिशिएशन की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, प्रतिपद कोशिकाओं की बात कर रहा है, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों के कंडीशन में, 2 और 4। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइए मैच द फॉलोइंग। मिलान के सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग बस आपको चेक करने के लिए होता है कि नॉलेज में ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपका कितना स्ट्रांग है, राइट। सिनर्जिड्स, एक्सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल्स ना, ठीक है। आइए, ट्रिपल फ्यूजन है, सिंगैमी है, गाइड्स द पॉलन ट्यूब है, चलाजल एंड है ना। सिनर्जिड्स की बात करते हैं यार, एक्सेल की बात करेंगे, यहाँ पे चलाजल एंड की बात करेंगे, सेंट्रल सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, गाइड्स द पॉलन ट्यूब, ट्रिपल फ्यूजन, क्या क्या कर रहा है, एंटीपोडल्स कहाँ प्रेजेंट होता है कहाँ नहीं, तो ये ठीक है। सिंगैमी का प्रोसेस, एक्सेल आ जाता है, तो एक्सेल आते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंगैमी का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिनर्जिड्स की बात करेंगे तो सिनर्जिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। चलाजल एंड आपको बना के भी दिखाया था ना डायग्राम में, दिस इज एक्सेल, यहाँ पे हो गया, ये हमारे क्या है, एंटीपोडल से है ना, और ये क्या है हमारा सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का काम क्या होता है, गाइड करना। क्या काम होता है इसका, गाइड करना। ठीक है, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन में। अरे सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता है, दूसरा वाला जो मेल गैमेट आता है वही जाके उससे फ्यूज कर जाता है। तो इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, इन दोनों की प्लॉइडी 2n होती है ना, और जो मेल से आता है वो n होता है, दोनों मिल जाते हैं तो 3n बना लेते हैं, और यही 3n क्या हो जाता है, तो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेंट्रल सेल की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 1। एंटीपोडल्स की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, चलाजल एंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। सिनर्जिड्स को देख लीजिएगा, यहाँ पे सिनर्जिड्स क्या कर रहा है, गाइड करने का हेल्प कर रहा है। एक्सेल क्या कर रहा है, एक्सेल में सिंगैमी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 2 1 एंड 4। क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3 2 1 एंड 4। ठीक है, मैच के क्वेश्चंस आते रहते हैं तो उसको थोड़ा देखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, मानव जनन की बात करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आते ही एनसीईआरटी को जब आप उठाएंगे ना तो इंट्रोडक्शन पॉइंट में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब एकदम नॉर्मल प्रोसेस से, जहाँ से गैमेट्स बनता है, गैमेटोजेनेसिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, गैमेट्स बन गया, इंसेमिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन के बाद होगा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन एंड लास्टली क्या हो जाता है, प्रसव की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को और क्या बोलते हैं, तो चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं ना, सर्विकल कनाल डायलेट करता है और ये सारी चीजें होता है। ये जितना भी इवेंट है ना, ये छोटे पॉइंट में बस दिया है समझाने के लिए, लेकिन इसके अंदर जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करते हैं, नर एवं मादा का जनन तंत्र की बात करेंगे इसमें, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, टेस्टिस की एनाटॉमी देखेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, उसके बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये सब उसकी कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सेमनिफरस ट्यूब्यूल क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होता है, वासा एफ्रेंशिया क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें एनाटॉमिकल पार्ट में। ओवरी आ जाएगा, अंडाशय की बात करेंगे, इसमें ह्यूमन जनन बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट्स बनेगा, और मेल एंड फीमेल में गैमेट्स में क्या बनता है, एक स्पर्म बनता है और एक क्या बनता है, ओवम। आप ओवम बोलिए, ओवा बोलिए, एग बोलिए, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज का क्या होना, बनना, बनने का मतलब फॉर्मेशन होना। अगर वो फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वो काम कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये कहाँ पे हो जाएगा, तो लास्टली प्यूबर्टी आएगा। प्यूबर्टी जैसे, प्यूबर्टी क्या होता है, किशोरी अवस्था की बात करते हैं, जैसे प्यूबर्टी आता है फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मासिक धर्म चलने लगता है, और मेल में क्या होता है, स्पर्म्स बनने लगते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, मासिक धर्म चक्र की बात करेंगे। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। 4 फेजेस विल बी देयर, मेंस्ट्रुअल फेज विल बी देयर, लाइक मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होगा तो फॉलिकुलर आएगा, फॉलिकुलर के बाद ओव्यूलेशन की तक जाएंगे, एंड आफ्टर द ओव्यूलेशन वी विल गेट व्हाट, प्रोलिफेरेशन, और इट इज कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। हर एक फेज में क्या करता है, वो चारों हार्मोन काम करता है, कौन सा, एफएसएच, एलएचएस। एफएसएच की बात करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे, एलएच की बात करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट, वो ग्राफ जो है ना, उसमें आप देखे होंगे वो ऐसे ऐसे करके उसके व्यूज बने हुए हैं, मतलब कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, मेनली बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया। उस ग्राफ में क्या उस ग्राफ में रेंज पूछा जाता है कि किस टाइम पे कौन से हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, अप डाउन कर रहा है, और ये चारों जब ये चलता है ना फेस, तो उसमें चारों हार्मोन्स क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है, हेलिडोनाइडेज क्या होता है, कैपेसिटेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बन रहा है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे, पूरा फॉर्मेशन, क्योंकि क्लीवेज के बाद क्या होगा, मॉर्यूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, बनेगा ना, मॉर्यूला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, और ऐसे से चलता चला जाएगा, तब जाके वो क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, फीटस लाइक अपीयरेंस के साथ बेबी क्या होता है, रेडी होके बाहर आ जाता है। ब्लास्टोसिस्ट आपको बोला भी था अभी। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन का बस इतना ही मतलब होता है दोनों के न्यूक्लियस का मिलना, लेकिन मिलकर कब तक काम चलेगा, फैलोपियन ट्यूब पे नहीं अटके रह सकते ना, नीचे भी तो आना पड़ेगा, बिल्कुल। जब वो नीचे आते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रोसेस में क्या करते हैं, जब वो धीरे धीरे करके नीचे आते हैं तो यूट्रस हमारा लगा हुआ है जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, नॉर्मली बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। एंडोमेट्रियम में वो जाके क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और जिस दिन इम्प्लांटेशन होता है उस दिन से लेकर जब तक क्या हो जाए, बेबी बाहर ना आ जाए, वही तो टाइम है गेस्टेशन पीरियड का, जहाँ पे फुल टर्म क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फुल टर्म डेवलपमेंट ऑफ द बेबी ग्रोथ, ठीक। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कंसीविंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ जाएगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लेसेंटा तो एक न्यूरल ट्यूब की तरह काम करेगा ना, जो क्या करेगा, मदर और फीटस को जोड़ के रखता है, आइदर इन केस ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर इन केस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनी ऑफ द टाइम, ठीक है ना, कभी भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें रहती हैं। पार्चुरेशन, प्रसव की प्रक्रिया। लैक्टेशन, लैक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स दिया है, और मैमरी ग्लैंड्स क्या करता है, एडिशनल वे में बिहेव करता है, क्योंकि बच्चा जब बेबी जब बाहर आ गया है तो इधर उधर के खाना तो वो खाएगा नहीं, वो क्या करेगा, मदर पे फीड करता है, राइट ना, और मदर जब पहला अपना फीड देती है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम, राइट, और वही कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, बेबी को दिया जाता है, उसमें एंटीबॉडीज, भर भर मात्रा के विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग विल बी देयर। हाँ, तो यही है बेटा, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा, विकास का आरोपण हो जाएगा, गर्भस्राव की बात करेंगे, विकास रोगमर्शन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो हम लोग इसको करेंगे। आइए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सीरीज, आ जाते हैं। अरेंज की बात कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस होता है अरेंज वाले सवाल में, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज और ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है राइपनिंग ऑफ ओवा, ओवा बनेगा, राइपनिंग ऑफ क्या हो जाता है, ओवा, ठीक है। अंडोत्सर्जन की बात कर रहे हैं, विदलन की बात कर रहे हैं, निषेचन की प्रक्रिया, आरोपण, आरोपण
ओपन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन ओनली। ठीक है, क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब ये होता है छोटा सा जाइगोट बना। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या होगा, पूरा बेबी बनाना है ना, तो पूरा बेबी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार डिवीजन कराना पड़ेगा ना। तो पहले क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, तो डिविजन आते हैं माइटोसिस के मदद से। ये क्या होगा, 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये क्या होगा, बनता चला जाएगा। और एक टाइम बाद ऐसा आ जाएगा कि पूरा का पूरा बेबी बन के क्या है, रेडी है। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हार्ट बनती है, तभी अल्ट्रासोनोग्राफी के मदद से लाइक जो हार्ट बीट्स होते हैं वो पता चल जाता है कि हाँ बेबी है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगैमी ऑल्सो, राइट। व्हाई बिकॉज इट इज नोन एज सिंगैमी, बिकॉज इन दिस केस मेल का न्यूक्लियस फ्यूज करता है किसके के साथ, महिला के न्यूक्लियस के साथ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज करता है स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ। ठीक, इम्प्लांटेशन तो पूछ रहा है इसमें क्या क्या होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, और हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले राइपनिंग ऑफ ओवा की बात करेंगे, ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो। ठीक है, अच्छा, ओव्यूलेशन के बाद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 नंबर पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया, ओव्यूलेट हो जाएगा तो ये, फिर क्या हो जाएगा, क्लीवेज होगा क्या, नहीं, इम्प्लांटेशन कराएंगे, इम्प्लांटेशन करा के उसके बाद क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन, हाँ, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा ना बेटा, तो क्लीवेज और इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। तो फॉलोइंग इवेंट्स को करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है, बताना है कि करेक्ट फॉर्म में अरेंज कैसे करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं और कैसे होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 2 3 1। हाँ, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, फिर आपका इम्प्लांटेशन, क्लीवेज हो गया, फिर इम्प्लांट करा के फिर आगे बढ़ने चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मेशन, आगे बढ़ेंगे ना तो आपको यही मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे। असर्शन रीजन का सवाल है। ठीक है, अभिकथन बोलते हैं और उसका कारण बोलते हैं, बड़ा फेमस है ये, कभी एक गलत होता है तो कभी दूसरा, तो इस पे बड़ा समझना पड़ता है। आइए, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, अब तो मुझे कॉर्पस ल्यूटियम आपको बताना पड़ेगा क्या होता है, देखिए सुनिएगा बस। ठीक है, क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, क्या होता है, ब्लीडिंग हुआ, चलिए बाहर आ गए, ठीक ना। पिछले महीने वाले के साथ कुछ नहीं हुआ था ओवम के साथ, ओके, उस कंडीशन में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल पार्ट पे ये वाले में पूरा का पूरा ब्लीड आउट होके बाहर आ गया। फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल बना ना, ठीक है। जब फॉलिकल बनता है ना तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और लास्टली क्या बनता है, तो बड़ा सा फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल ना। और ग्रेफियन फॉलिकल जब बन जाता है ना, तो ग्रेफियन फॉलिकल जब मैच्योर होता है ना, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, राइपनिंग ऑफ ओवा, दैट इज कॉल्ड क्या, ओव्यूलेशन। लेकिन बचा हुचा रेमिनेंट फॉर्म ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। दैट कार्पस ल्यूटियम secretes a hormone that is called progesterone and that progesterone maintains what, pregnancy। वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो आइए, कॉर्पस ल्यूटियम secretes progesterone, ओके, ये तो ट्रू है, अच्छा लग रहा है। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांट, एंडोमेट्रियम की लेयर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे यूट्रस की लेयर की बात हो रही है ना। ठीक है, और हमारा ये एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन को भी बोल रहा है और इम्प्लांटेशन भी काम कर रहा है ना। जब जब क्या होता है, असर्शन और रीजन ट्रू हो जाते तो वो ट्रू ही रहेंगे, लेकिन दोनों जब खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो ऑप्शन हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगा देते हैं। ठीक है, कि बोथ असर रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रतिपिंड की प्रोजेस्टेरॉन की स्राव करता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन आरोपण के लिए गर्भाशय के स्थिर में बनाए हुए रखने के सहायता करता है, हाँ सहायता मतलब हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड हेल्प का प्रोसेस करता है, ये बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करिए क्या, चलिए नेक्स्ट एलएबी की तरफ बढ़ते हैं। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना, अब रिप्रोडक्शन करा लिए तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उसको कंट्रोल भी तो करेंगे, बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स बताए गए और दैट मेथड्स इज नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले तो पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, क्या है कैसा है। उसके बाद कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से, डिलेड प्रेगनेंसी से, इन सबसे बताया जाता है। उसके बाद आता है एसटीडीज, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेरिनल डिजीज एंड लास्टली हमारा आता है आर्ट। आर्ट मतलब वो वाला आर्ट नहीं, आर्ट हो जाता है ऐसी आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम लोग गिफ्ट की बात करते हैं, जिफ्ट की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात करते हैं एंड लास्टली क्या आ जाता है, तो पेरेंटहुड वाला कॉन्सेप्ट चला आता है कि क्या क्या हो सकता है, अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं, अडॉप्शन का भी तो मेथड आता है। तो ये सारी चीजें, लेट्स मूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए,
प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, बहुत प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इस पे काम नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चला आता है। एमनोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एमनोसेंटेसिस और एक एमटीपी है। एमनोसेंटेसिस क्या किस लिए कराएंगे था आपको पता है? एमनोसेंटेसिस से जेनेटिक बीमारी पता कर रहे थे, वो भी क्रोमोसोमल वाली कि काइनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, पर लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। एमनोटिक फ्लूइड को ड्रेन करके बार बॉडी की मदद से पता लगाने लगे सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि गलत है, एकदम इलीगल है, नहीं करना चाहिए ना, ये नहीं होता। ठीक, तो एमनोसेंटेसिस में वही करते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स ना, बर्थ कंट्रोल मेथड्स मतलब कंट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहा है, अलग अलग में आ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इनवॉलेंट्री बेसिस पर ना करा दिए जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्या ऐसे होते हैं ना, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते हैं, रेप केसेस वगैरह आते हैं जिसमें अनअबॉर्टेड वाली चीजें आ जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी को करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीआईज ना, इसको आरटीआई भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन इसको वीडी भी बोलते हैं, वेनेरल डिजीज है ना। इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसको बोलते हैं, इसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी आती है और एक सेकेंडरी आती है। प्राइमरी का मतलब होता है एक स्टेराइल होता है और एक इनफर्टाइल। स्टेराइल का मतलब पूरा पूरा खत्म, मतलब जिसके पास रिप्रोडक्शन का कोई सिनेरियो है ही नहीं। इनफर्टाइल में दो आता है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के दोनों ही क्या होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे। इनफर्टिलिटी में जब प्राइमरी वाला होता है और सेकेंड, कभी कभी होता है ना कि पहला वाला जो कंसीविंग था, मतलब पहली मतलब फीमेल पहले वाले में क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, लेकिन सेकेंड वाले में वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसको हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, ज्यादातर तो पीसीओडीज वगैरह आजकल चल रहा है, कॉमनाइज है ना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वगैरह है, ओवरी में सिस्ट बना हुआ है, एमेनोरिया का कंडीशन है, डिसएमेनोरिया का कंडीशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, आईवीएफ, गिफ्ट, आईसीएच और ये सारी चीजें मैं पढ़ देती हूँ इसको। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है, जिफ्ट, जाइगोट, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, गैमेट, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सब फैलोपियन फैलोपियन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा ना। ICH इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, मान लेते हैं कोई मेल है ना, उसमें कह सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डोनर का यूज करेंगे तब जाके काम होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बाकी सब कुछ हो रहा है लेकिन स्पर्म काउंट में दिक्कत है, एजोस्पर्मिया का कंडीशन आ गया है ना, या फिर कह सकते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है, एक बार में कितना इजाकुलेट होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजाकुलेट होते हैं, उस कंडीशन में 40 to 60 क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में क्या है, बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एआई वगैरह का और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस वगैरह का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो समस्या एवं उपाय की बात करेंगे, गर्भाशय परीक्षण की बात करेंगे, एमनोसेंटेसिस कहते हैं इसमें। इसमें बेटा बार बॉडी को चेक करते हैं ना, और बार बॉडी की मदद से वी कैन गो फॉर लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन, आइदर इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल फीटस। ठीक है, विभिन्न चिकित्साओं की बात करेंगे और संघर्षण बांझपन क्या होता है, एक स्टेराइलिटी भी होता है, स्टेराइलिटी होती है, स्टेराइल जिसको बोलते हैं, और एक होता है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल प्राइमरी सेकेंडरी स्टेजेस में अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें रहता है। गिफ्ट की बात करेंगे, देखिए कुछ चीजें तो ऐसे ही हैं जैसे आपको बताया है मैंने, तो ये सारी चीजें ठीक है, अच्छा है ये, और इसका वेटेज बनता है, हमेशा सवाल रहता है, चाहे मैथ्स द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो, ये रहता ही है। हाँ, बहुत अच्छा यूनिट है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके सवालों पे, कॉपर्टी मेथड, कॉन्डम्स, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। देखिए वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को अगर मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, तो ये क्या होता है, स्टरलाइजेशन मेथड होता है, मतलब हमेशा के लिए, टाटा बाय। आजकल तो ये भी है ना बेटा, ट्यूबेक्टोमी पॉसिबल है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्यूबर लाइगेशन भी हो जा रहा है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध के स्ट्रिंग से काम चलाए थे, वहीं से धागा निकाल के कहीं से टिश्यू ला के जोड़ के क्या कर दिए हैं, ट्यूबर लाइगेशन कर दिए। ट्यूबर लाइगेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और आजकल ये चल भी रहा है बहुत अच्छी तरीके से। मान लीजिए कोई फीमेल है, उसमें ट्यूबेक्टोमी हो गई है, फीमेल नसबंदी जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उस कंडीशन में अगर होता है तो उसको वापस अगर कंसीव करना है तो शी कैन गो फॉर ट्यूबर लाइगेशन, दिस इज पॉसिबल आल्सो। ओके, वेसेक्टोमी, मेल का जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट करके टाई कर देते हैं ताकि स्पर्म का पाथवे। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ये बताइए सीमेन रुक जाएगा क्या, अरे सीमेन कैसे रुकेगा यार, स्पर्म नहीं आएगा, बस पाथवे हटाए हैं ना। सीमेन का, सीमेन के फॉर्मेशन के लिए तो 3 ग्लैंड है, कौन कौन सा, बल्बो यूरेथ्रा, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा तैयार करते हैं, तब उसके जाके उसमें स्पर्म आता है। और हम लोग जो सीमेन सीमेन बोलते हैं, सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है यार, स्पर्म होता है, स्पर्म के साथ सेमाइनल प्लाज्मा होता है, हमने पाथवे हटाया तो स्पर्म हट गया, सेमाइनल प्लाज्मा वैसे का वैसे रहेगा, जब तक ग्लैंड्स को हम छुए नहीं है तो क्या मतलब है उस चीज का। सर्जिकल प्रोसेस है ये किस में मेथड में आता है, सर्जिकल मेथड में। कॉन्डम्स की बात करेंगे, मेल फीमेल दोनों का होता है, बैरन मेथड है, और एसटीडी से बचाने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाने के लिए। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड एनसीईआरटी ने बोल रखा, निरोध वगैरह है।
मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम डायग्राम्स आप लोग देख ही रखे हैं, एक बार वापस से देख लीजिए तक हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। फीमेल कॉन्डम्स में ओपनिंग अलग अलग होती हैं, सर्वाइकल कैप्स होता है, वॉल्स होते हैं और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो चली आती हैं। ठीक है, कॉपर टी मेथड्स, आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करें। चलिए ये सवाल पे चलता है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कॉपर टी आ जाएगा, बैरन मेथड में कॉन्डम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, एक ये 1 हो जाएगा। वेसेक्टॉमी मेल स्टरलाइजेशन करा दीजिए और फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी करा दिया। ठीक है, तो 2 1 3 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 2 1 3 4 है क्या? बिल्कुल है, फर्स्ट वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर से आया करेक्ट और इनकरेक्ट का काम। ठीक है, तो कॉन्डम्स हेल्प्स इन प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, बिल्कुल, बिकॉज कॉन्डम इज बिहेविंग लाइक अ बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड का मतलब ये होता है ना कि उसने एक बैरियर लगा दिया है, अगर बैरियर लगा दी तो वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। मेल का कोऑपरेटरी ऑर्गन जानते हैं ना, ग्लैंस पेनिस या पेनिस की बात करते हैं, हमने क्या किया है उसको कवर कर दिया है। और कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट बेटा? लैटिक शीट का बना हो, तो वो उसमें कवर हो चुका है। जब वो कवर हो चुका है तो मेल जब इजैकुलेट करेगा, इफ द मेल इज इजैकुलेटिंग दैट द प्रॉपर टाइम ऑफ जो सीमेन है वो कहाँ चला जाएगा? वो वहीं पर पड़ा रह जाएगा। ठीक है, एंड दैट आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? इसमें फीमेल को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉन वांटेड प्रेगनेंसी होगी, न एसटीडीज होंगे। ठीक है, इसीलिए तो प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एसटीडीज इन्फेक्शन अगर पता ना हो तो मैं आपको बता देती हूँ, साइफिलीज हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, क्लेमाइडिस हो जाएगा, एचआईवी वगैरह तो है ही। जेनाइटल हर्पीज हो जाएगा, क्योरेबल नहीं है बेटा ना, जेनाइटल हर्पीज वगैरह जो है वो क्योरेबल नहीं है। लैक्टेशन एमेनोरिया इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लैक्टेशन एमेनोरिया, हाँ बिल्कुल, एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा कहा जाता था कि जब तक जो फीमेल है हमारी महिला जो है वो जब बच्चे को तब तक स्तनपान कराती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ना, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। क्या ऐसा सही है क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े कुछ भी हो, जब आप नॉर्मल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं किसी भी मेडिकल चीज का ना, तो उसमें चीजें आपको देखने में, हर फीमेल की बॉडी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो सबका क्या होगा? पार्चुरेशन के बाद जो डिलेइंग पीरियड भी होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। बहुत लोगों में मेंस्ट्रुअल साइकिल तुरंत आफ्टर द पार्चुरेशन शुरू हो जाता है, किसी किसी में एक हफ्ते बाद शुरू, तो किसी किसी में महीनों तक चल रहा है। ऐसा क्या ना, क्यों? बिकॉज बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। ठीक है, लिखना इज अनदर थिंग ना, लिखने और पढ़ने में अंतर होता है, लेकिन जब आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे ना तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, राइट। एमनोसेंटेसिस इज लीगल परमिटेड फॉर सेक्स ड्रामा, नहीं, बिल्कुल नहीं परमिट किया गया था, फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा। लीगली परमिटेड नहीं, एमनोसेंटेसिस बस इतना ही था। एमनोसेंटेसिस का मेन काम था जेनेटिकली काम करना, मतलब जेनेटिक अगर कोई बीमारी है कि नहीं वो पता करना। टर्नर सिंड्रोम, डाउन फ्रेंसेल सिंड्रोम, काइनफेल्टर सिंड्रोम, पता चला लोग इसका गलत यूज करने लगे। क्या यूज करने लगे? बार बॉडी उठा लिए, बार बॉडी से पता करने लगे मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है तो आपको तो पता ही है क्या चल रहा है, फीमेल फर्टिसाइड का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था और उस चक्कर में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही थी। इसमें फीमेल भी डिस्टर्ब होती है, उसकी हेल्थ खराब होती है, मैटरनल की तो हेल्थ खराब होती है, चाइल्ड केयर भी ना, ये वाली चीजें आ जाती है। एमटीपी इज जनरली कंसीडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में सारी चीजें, अबॉर्शन वगैरह और एमटीपीज वगैरह भी क्या है? एकदम लीगलाइज्ड है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगा, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें बन चुकी रहती हैं, दोनों को दिक्कत होती है। ठीक है ना, दैट्स वाई। तो सवाल देख लेते हैं, क्या ऑप्शन पूछा था इसमें? करंट बताना है ना, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। क्या है? बिल्कुल है, आ जाइए। ठीक है, तो वही बोला है, निरोधक लैंगिक संचरित संक्रमणों में से रोगात्मक संज्ञा क्या होता है? संकालिता की विविध गर्भ निरोधक की बात करेंगे। भारत में लिंग निर्धारण हेतु गर्भजल, दैट इज कॉल्ड एमनोसेंटेसिस ओनली। चिकित्सा संनाशन में कौन हो जाता? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स ही हो जाएगा बेटा। ट्रू ट्रू एंड ट्रू विल बी देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारी जेनेटिक्स वाली यूनिट है क्या? बिल्कुल, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। हाँ, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आते ही दिमाग सबसे पहले कौन आता है? मेंडल साहब आते हैं ना, ग्रिगर मेंडल की बात करते हैं, मेंडल साहब का पूरा कॉन्सेप्ट, सुट्टन एंड बॉवरी आ जाता है दिमाग में। क्या क्या नहीं आता है? बहुत, फ्रेडरिक मिशर का एक्सपेरिमेंट याद आता है, ट्रांसक्रिप्शन याद आता है, ट्रांसलेशन याद आता है, और भी बहुत सारी चीजें कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इवोल्यूशन आते ही क्या याद आता है? डार्विन साहब याद आते हैं, लमार्किज्म में लमार की थ्योरी याद आती है, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे पीक्यूआर का जो स्क्वायर का जो थ्योरी दिया गया था, ऊपर से नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट, वो ग्राफ जिसमें हम लोग स्टेबल डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस को देखते हैं। तो ये आपकी जेनेटिक्स वाली इवोल्यूशन वाली यूनिट है, अच्छी यूनिट है, सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, हर साल सवाल रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन साइंटिफिक वाली चीजें रहती है, साइंटिस्ट का नाम देके पूछता है कौन क्या किया था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं साइंटिस्ट में, दैट्स वाई। तो हम लोग भी किया जाएगा। आइए देखते हैं, आ जाते हैं थोड़ा सा अपने सिलेबस पे। सिलेबस हमारी क्या कह रही है?
कलर बदल लेते हैं इसका, लेट्स सी। मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ मेंडल भैया ने लॉ लगाया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लगाया था उन्होंने, तीन लॉ रखे थे भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता था कि अगर कोई डोमिनेंट है तो डोमिनेंट रहेगा, उसको रिसेसिव वाले से मतलब नहीं होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो थोड़ा सा अलग था। सेग्रीगेशन ही है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है गैमेट्स का टूटना, जितना हो सके उतना वो क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा और टूटेगा, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं तो देखते हैं सब लोग चाहे वो अपने किसी भी फॉर्म में हो खुद को क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे, होमोजाइगस चाहे वो हेमीजाइगस में, दोनों के हेटेरो और होमो दोनों बेसिस पर, ठीक है। डेविएशन ऑफ मेंडल, मेंडल थोड़ा सा डेविएट भी हो गए थे क्योंकि मेंडल के लॉ को स्नैपड्रैगन नहीं फॉलो कर रहा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिहांटम बोलते हैं। बहुत ही फेमस एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। यहाँ पर क्या होता है, रेशियो में गड़बड़ होने लगता है। क्या रेशियो में गड़बड़ होने लगता है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, जहाँ 1:2:1 और 3:1 आना चाहिए था, दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर को दिखाता है। जो हम लोग, आपको याद होगा उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेड फ्लावर लिए थे और पिंक फ्लावर लिए थे, जो भी मिक्स करके जो कलर आता है ना वो पिंक वाला आता है, और पिंक वाला क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट बन के आता है, जो कि क्या करता है, खुद को शो करने लगता है। और इसी चक्कर में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जो कि मेंडल साहब फॉलो नहीं करवा पाते, ठीक। कोडोमिनेंस आता है, कोडोमिनेंस मतलब क्या, दोनों साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। एलील इज द बेस्ट एग्जांपल ना, एलीलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसको समझते हैं, आई ए आई बी जो एलील लगे रहते हैं, मतलब अगर साथ में आई ए और आई बी, मतलब आई ए और आई बी जब साथ में है तो ब्लड ग्रुप ए बी जो रहेगा वो क्या होगा, डोमिनेंट रहेगा। और रोन कोट कलर जो कैटल का आता है, दिस इज दैट विल बी आल्सो द एग्जांपल ऑफ दैट ओनली। मल्टीपल एलीलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे एलील से फॉर्म करते हैं ये सारी चीजें। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन लॉ बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वही बेटा टू जीन लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमारा जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है कैसे उसमें क्रॉस कराते हैं, राउंड रिंकल ग्रीन जो पूरा क्रॉस बनता है 9:3:1 रेशियो का, तो उसकी बात कर रहा है। डायहाइब्रिड क्रॉस ना, इसमें क्या करते हैं, दो कैरेक्टर्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट, थोड़ा सा बता देते हैं। कैरेक्टर विशेषताओं को बताता है, जैसे सीड का कलर, ये सीड का कलर क्या था, येलो और ग्रीन, सीड का कलर कैरेक्टर है ना, लेकिन येलो और ग्रीन क्या है, उसके ट्रेट्स है। जहाँ पे एक कैरेक्टर लेते हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, और जहाँ पे दो लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डायहाइब्रिड, क्या बोलेंगे उसको, डायहाइब्रिड। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया गया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उस बेसिस पे कैसे इनहेरिट किया गया था, उसमें भी तो इनहेरिटेंस होगा, बिल्कुल होगा, क्रोमोसोम्स के बिना सब कुछ अधूरा है, क्रोमोसोम से ही सारे कैरेक्टर्स आते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का थ्योरी आया था, जो हम लोगों ने क्या किया था, ड्रोसोफिला के बेसिस पर देखा था, उसके आई कलर्स के बेसिस पर देखा था, परसेंटाइल को देखा था कि लिंक जीन्स का फेनोमेना क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऐसे, अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या है, लिंकेज पास पास है, तो कहाँ रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन वहां देखने को मिलेगा ना जहाँ दूरी होगा। तो ए से जब सी की तरफ जाएंगे तो उस समय लिंकेज थोड़ी होगा, वहां क्या देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन दूरी पे डिपेंड करता है, लिंकेज जितना पास होगा उतना वो लिंक जीन्स का फेनोमेना और लिंकेज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे, पॉलीजेनिक में स्किन कलर का जो पैटर्न था, ये वाली चीजें। प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपी क्या होता है, प्लियोट्रोपिज्म का क्या काम है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस के केस में XX XY, ब्लड के केस में XX और एक्सो टाइप जो था, Z था, ZW टाइप था, ये सारी चीजें। हनी बी केस में क्या होगा, अभी जो पार्थेनोकार्पी बताया, हाँ वो तो फ्रूट और फ्लावर के केस में था, यहाँ आप देखोगे पार्थेनोजेनेसिस, दिस इज आल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो नोन एज हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, जहां पर क्या होता है, अनफर्टिलाइज से ही क्या होता है, ड्रोन बी और जो भी होता है उसका फॉर्मेशन होने लगता है, और ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी गुणसूत्र के नंबर में हम लोग चेंजेस लाते हैं, आइदर बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, एनीथिंग विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। जेनेटिक एंड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, काइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एक्सोटाइप, XXY टाइप, ये सारी चीजें। पेडिग्री एनालिसिस, फैमिली चार्ट जिसको बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस की हिस्ट्री क्या थी, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीजें, कौन इफेक्टेड था, कौन इफेक्टेड नहीं था, कौन कैरियर था, ये सारी चीजें। मेंडलिज्म के डिसऑर्डर्स, कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे ना, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे एनेमिक था, ये आपका कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे वैलीन वाला ना, वैलीन वाला ग्लूटामिक एसिड वाला जो कॉन्सेप्ट आता है हल्का सा बायोमोलिक्यूल को लेते हुए। फिनाइलकीटोनुरिया, PKU बोलते हैं, बहुत फेमस है PKU, फिनाइलकीटोनुरिया ना। और फिनाइलकीटोनुरिया में क्या था कि जब बहुत मात्रा उसकी बढ़ जाए, ट्रायोसिन नाम की चीजें नहीं बन पा रही, यहाँ पे एक एंजाइम नहीं बन पा रहा था, फिनाइल
एडेनिन हाइड्रोलेज करके एंजाइम था वो बन नहीं पाता और उस चक्कर में क्या होता है बॉडी जो होती है ग्रेश पड़ने लगती है, प्रॉपर तरीके से किडनी स्टोन्स और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। थैलेसीमिया, ब्लड लॉस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अनप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी बहुत सारे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कॉन्फ्लिक्ट। इससे तो एमसीक्यूज एकदम पक्के रहते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक, मेंडल की बात करेंगे, विश्लेषण अपरूपण की बात करेंगे, नियमित गुणसूत्र, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम्स विल बी देयर ओनली। ठीक है, ऑटोसोम्स अलग होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। बहुजनन की बात करेंगे यहाँ पे, मानव गुणसूत्र विकार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानव गुणसूत्र विकार, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बेसिस पर बात करेंगे, ह्यूमन क्या क्या होता है, किस बेसिस पर होता है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ना, वशीकरण विविधन के सिद्धांत की बात करेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस इनहेरिटेड होता है, जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, कहाँ से आएंगे कैरेक्टर्स, पेरेंट्स के द्वारा आते हैं ना, जो आते हैं, इनहेरिटेंस की बात करेंगे। और वेरिएशंस क्या होता है, जो अलग अलग चीजें क्या होती है देखने को मिलती हैं। वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया से वो होता चला जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा सवाल आ गया, ओके। टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, हाँ टेस्ट क्रॉस पढ़ाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी। मोनोहाइब्रिड का बोला है रेशियो, और किसका बोला है इसका 9:3:3:1। डाइहाइब्रिड का रेशियो तो आपको पता ही है ना, याद है। एक होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है किसी भी चीज का जेनेटिकली मेकअप, जब आप बनाओगे पुनेट स्क्वायर के अंदर, हम लोग पढ़ेंगे तो बनवाऊंगी मैं आपसे, ठीक है। लेकिन जब हम क्या बात करते हैं जीनोटाइप की बात करेंगे तो वो जेनेटिक मेकअप हो जाएगा। फिनोटाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप हियर? फिनोटाइप का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो आप देख रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, मोटा है, छोटा है, काला है, ये सारी, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइपिक इन नेचर ना। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, कंस्टिट्यूएंट जो करता है वो। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होमोजाइगस, ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है ये वाला। ठीक, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं इसमें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है कि नहीं, ये सारी चीज। देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, 9:3:3:1 का जो रेशियो प्रेजेंट होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आ जाता है, स्नैपड्रैगन, जो फ्लावर कलर वाला जो एग्जांपल है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल पड़ता है। और रोन कोन कटल कलर जो रहता है वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल पड़ता है, क्योंकि उससे जो रहते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको उस समय पे बताना पड़ता है। ठीक है, डी का इसमें क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिरूपण जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये। उसके बाद सी का हो जाएगा 1, क्योंकि रेशियो तो लगाएंगे ही ये वाला, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, बी का यहाँ पे 4 कर दे क्या, हाँ फिनोटाइपिक रेशियो बोला है ना, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, ये ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो 4 का 4, ठीक है। 2 4 1 3 है क्या, 2 4 1 3 ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ABO ब्लड ग्रुप इज इनहेरिटेंस एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल था जिसमें क्या लिए थे ना, ABO ब्लड ग्रुप लिए थे। इसमें IA लिए थे, IB लिए थे और I0 लिए थे ना, ये वाला मल्टीपल एलेलिज्म का भी वही एग्जांपल था, इसका भी यही था। ABO कंट्रोल्ड बाय द 3 एलील्स। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया ना 3 एलील। ये छोटा वाला जो आई देख रहे हैं ये रेसेसिव फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है, छोटा वाला जो आई रहता है यहाँ पे रेसेसिव फॉर्म में रहता है, बाकी ये दोनों अपनी जगह पे रहते हैं। कोडोमिनेंस का जब कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आई और IB जब साथ में रहेगा ना, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB फॉर्म होता है ना, जो कि डोमिनेंसी की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों कंट्रोल करता है, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। और ये है, ये IB और ये इसको मल्टीपल एलिलिज्म को कंट्रोल करके रखा है। तो जब ऑप्शन ऐसा लगा रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला असर्शन रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, तो ये वाली अभिकथन और प्रेगा में रहेगा तो ये पूछा जाएगा। अभिकथन ये हो गया और इसका कारण ये होगा। ABO ब्लड ग्रुपिंग टाइपिंग में ये चीजें आ जाती हैं। IA IB और I को देख लीजिएगा, छोटा वाला जो होता है वो रेसेसिव फॉर्म में होता है, मतलब वो O के लिए प्रेजेंट होता है। हम लोग करेंगे इसको तो देखा जाएगा कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, ये मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये साइंटिस्ट को लेकर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अगर ये तीनों समझ में आ गया तो ये टॉपिक एकदम हाथ में हो जाए, मक्खन क्लियर हो जाता है। और HGP के गोल्स भी, ह्यूमन HGP के गोल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, VNTRs क्या होते हैं, कब एंजाइम्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं क्या नहीं, तो ये सारी चीजें। लेट्स मूव टू द सिलेबस, आगे की बात कर लेते थोड़ा सा।
कलर बदल लिया जाए। स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का जो स्ट्रक्चरल पैकेजिंग होता है उसकी बात करते हैं। हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिकल है, क्रिक वास्टन का जो है वो वाली चीजें। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे चूहा उठा के लाए थे, याद है आप लोग को? बिल्कुल। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जहाँ पे चूहे को लेकर आए थे और इसमें वैरुलेंट नॉन वैरुलेंट फॉर्म जो होता है उसको किए थे। हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, सिंगल बॉन्डेड है, कौन से सीक्वेंस है, प्यूरिन्स है, पिरिमिडीन्स है, क्या है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सारी चीजें। रेप्लिकेशन वेसल्स एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट जो बार बार रेप्लिकेट कर रहा था। ट्रांसक्रिप्शन, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड ये सब बनता है, ठीक है। वही डीएनए से क्या होता है, डीएनए से जब हम लोग क्या करते हैं, आरएनए बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और लास्टली आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वाला पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे एमआरएनए का सिंथेसिस राइबोसोमल पॉइंट पे होता है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, इसमें आप लोग वो पढ़ेंगे, प्रमोटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रमोटर लगा रहेगा टाटा बॉक्स करके, जिसको हम लोग टाटा वाला बॉक्स बोलते हैं ना। प्रमोटर सीक्वेंस अलग रहेगा, लास्ट में होगा। वो प्रमोटर सीक्वेंस ऐसे 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 चलता चला जाएगा तो पीछे पीछे क्या होता है, अपने आप कोडिंग होती चली जाती है। तो कराएगा कोई ना, बिल्कुल कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है वही कराएगा। जीन और आरएनए की बात करेंगे, वर्ल्ड टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए, ये सारी चीजें। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड्स एंड म्यूटेशन की बात करेंगे। जेनेटिक कोड्स कौन दिया था, नरेनबर्ग ने तोड़ा था इसको, बहुत सारी कोडिंग आ जाती है, 64 कोडॉन्स आ जाता है, जिसमें से 61 जो एक्टिवेट था, 3 जो था नॉनसेंस कोडॉन्स था, ठीक है। उगा उगा, उआ उआ, ये सारी चीजें। एयूजी स्टॉप कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन, मेथोनिन के लिए एयूजी होता है, ये सारी चीजें। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसलेशन में सब कुछ आ जाता है, इसमें राइबोसोम का काम आता है, स्मॉलर सब यूनिट और बड़े। और यहाँ पे टीआरएनए का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। वो घिसता हुआ चला जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा तो एक पर एक बनना चला जाता है, ठीक है। एपीसी कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें सारी चीजें होती हैं। लैकोपेरॉन की थ्योरी, ये तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस, ये तो पूरा ग्लूकोज पे काम कर रहा था लैकोपेरॉन का, जिसमें ऑपरेटर जीन अलग था, ये पूरा वो ग्लूकोज वाला फैक्टर है। अगर ऑन होगा तो स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा। ह्यूमन एचजेपी का प्रोजेक्ट्स, गोल, सेल एंड फीचर्स, एप्लीकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड वीएन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीएनटीआर, फुल फॉर्म बता देती हूँ, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जब वो रिपीट होता है, रिपीट। और आपको तो पता ही है कि जो हमारा जो फिंगरप्रिंटिंग होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जो बायोलॉजी का देखते हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें आप यही सब पढ़ते हैं, डीएनए वीएनए के बारे में ही रहता है। क्यों? क्योंकि उससे क्रिमिनल केसेस वगैरह में पता चल जाता है, और बहुत सारी जो चीज़ें उसमें पता चल जाता है। तो हर एक ब्रांच जो होता है बायोलॉजी का, वो अपने में ही क्या होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। चलिए आइए इसके लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर, अच्छा क्वेश्चन आ गया इसका, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ना, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये एनसीईआरटी का लाइन है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, थोड़ा कंजर्व का कह रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव। एमआरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। टीआरएनए एक्ट एज अडैप्टर मॉलिक्यूल, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड और लेगिंग स्ट्रैंड होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं बेटा, और उन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं उन चीज़ों को, तो हम लोग बोलते हैं उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जनरली पूछता नहीं है, बट ठीक है, कोई नहीं, पूछते हैं तो बता देंगे हम लोग कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा है इसमें, और पूछा इसमें से सही कौन है ना, करेक्ट से, तो ये तो सही है, ट्रू हो गया, ठीक। टीआरएनए एक्ट एज अडैप्टर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है ये आपका ट्रांसलेशन में काम आएगा। जब हम ट्रांसलेट कराएंगे तो बताएंगे कि राइबोसोमल का सब यूनिट लगा रहता है, 70 स्टेप और 80 स्टेप, यूकैरियोटिक में अलग, उसमें अलग होता है, तो ये बनता चला जाता है, तार जैसा लगा रहता है इसमें, वायर नहीं होता, खींचते चले जाओ, तो उसी तरीके से पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। ओकाजाकी में आ जाएगा, ये ट्रू है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड में बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड तो आगे बढ़ता चला जाएगा। एमआरएनए कैसा अमीनो एसिड, नहीं एमआरएनए राइबोसोम से, ये नहीं होगा राइबोसोम से, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ओके, ठीक। तो एमआरएनए डीएनए की प्राकृतिक, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और ओकाजाकी सूत्र बनता है। नेक्स्ट, अच्छा क्या पूछा है इसमें, स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है ना, प्रोटीन वगैरह में डिकोड करने में बड़ा काम आता है ये। तो पूछ रहा है एक्सटेंशन होगा, डीनेचरेशन होगा, कि एनेलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्सटेंशन है, एनेलिंग है, और डीनेचरेशन, डीनेचरेशन, एक्सटेंशन और एनेलिंग। बता दीजिए इसमें क्या हो जाएगा, डीनेचरेशन
एनालिंग फिर क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। डीनेचर होगा, डीनेचर होने के बाद एनालिंग, देखिए कुछ होता नहीं है इसमें, बहुत बड़ा वो नहीं है। डीनेचर मतलब कि हल्का हल्का, जैसे हमें कोई दूसरा सीक्वेंस डीएनए का लाके जोड़ना है, अपने मुताबिक जोड़ना है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब किसी के कैरेक्टर्स को दूसरे के अंदर ट्रांसलेट करना है, जो कहते हैं ना जीन को इसका पसंद आ गया तो उसमें ये करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, डीनेचरेशन कराना पड़ेगा। और डीनेचरेशन कराने के बाद क्या होगा, लाके जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनालिंग। एनालिंग के बाद बढ़ावत्री दे देंगे, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, जो कि बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 3-2-1, क्या हो जाएगा इसमें, 3-2-1। पीसीआर, पीसीआर को क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आ जाते हैं इवोल्यूशन पे ना, विकासवादी इवोल्यूशन। दिमाग में आना चाहिए सबसे पहला, दिमाग अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हर टाइम हो रहा है, हर मिनट हो रहा है, इवोल्यूशन तो होता चला जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिएगा, ओरिजिन ऑफ मिलर्स, मिलर्स एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट होगा। कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, चार्ल्स डार्विन, HMS बीकर, डार्विन फिंचेस, गैलापागोस आइलैंड, कैसे भूल सकते हैं ये सारी चीजें, बिल्कुल। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल इवोल्यूशन, एम्ब्रियो से पता, पैलेंटोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेंटोलॉजी हियर, इट मींस इन द फॉल्स ऑफ फॉसिल्स ओनली देयर ना, फॉसिल्स के फॉर्मेशन में कैसे होगा। कंपैरेटिव एनाटॉमी, बिल्कुल। डाइवर्जन, डाइवर्जन मतलब डाइवोर्स कंडीशन में, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ज कर जाना, ये भी पढ़ना है हमको। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में मेलानिज्म आ जाता है ना, बिस्टन ब्यूटेलिया का इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जहाँ पे मौत का यूज किए थे, बिस्टन ब्यूटेलिया नाम था ना उस मौत का, हाँ, ये याद आ गया होगा आप लोग को। ब्लू और व्हाइट वगैरह, जो व्हाइट वाला जो ब्राउन वाला जो था बिस्टन ब्यूटेलिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, वो आ जाएगा। अडैप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन का मेथड, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये कहानी होती है, स्टोरी जैसा पढ़ाया जाता है इसको, पता है। बिग बैंग थ्योरी आया, ठीक है, क्यूवेट्स का एक्सपेरिमेंट आया, एक्सपेरिमेंट स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट, हर एक कुछ ना कुछ करते चले गए, और जब हर एक कुछ ना कुछ करते चले गए ना, तो वो बढ़ता ही चला गया, ठीक। उसके बाद हार्डी वेंगवर्स का प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1, इसी में लगाते हैं, पता है क्या, p बराबर a ले लेते हैं, q बराबर स्मॉल a ले लेते हैं, और फिर सॉर्ट आउट करते हैं। जीन माइग्रेशन, जीन पूल जो होता है, सेट ऑफ जीन्स जो होता है, वो वाली चीजें आ जाएंगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, फिजिक्स में पढ़ेंगे, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की नहीं, यहाँ पे जीन्स एकदम आते हैं, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। म्यूटेशन, सडन चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। रिकॉम्बिनेशन, जो स्टाइलिश सा नया सा कुछ अद्भुत सा बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ओनली, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस, स्टेबलाइजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। नेचुरल सिलेक्शन दिया कब जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था। न्यू डार्विनिज्म भी आता है जब डार्विन साहब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एवोल्यूशन इज ऑल बिकॉज ऑफ किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, और ये चीजें होती चली गई। उसके बाद हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स के फॉर्म में थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। एक सवाल इससे बनता है, इवोल्यूशन ऑफ मैन से कौन सा आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, है ना, ये सब अलग अलग नाम प्रेजेंट होता है, अलग अलग नाम में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सबका क्रेनियल कैविसिटी क्या होता है, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, ये सारी चीजें, तो ये किसमें आ जाता है, इवोल्यूशन ऑफ मैन में चला आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं इस बार तो। क्वेश्चंस वगैरह जो थे सीवीटी वगैरह में, वो डायनासोर से पूछ दिया था, तो एक्स्ट्रा में हम लोग भी ऐड करेंगे, जब पढ़ेंगे तो हम लोग ऐड कौन कर लिया जाएगा डायनासोर्स को भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके सवालों पे चलते हैं। देखिए क्या है इसमें, डार्विन है, हार्डी विंगबर है, लमार्क है, और फॉसिल्स है, ठीक है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, ठीक है। तो डी का 4 हो जाएगा क्या, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, हाँ। फॉसिल्स की बात करें, पैलेंटोलॉजिकल, फॉसिल से भी तो माध्यम से पता चल सकते थे ना, कैसे पता कर सकते थे कि कौन सा अगर किसी का फॉसिल मिल जाए तो पता लग जाता था कौन कितना पुराना है ना, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। लमार्किज्म की बात करते हैं, एक्वायर्ड, ये लमार्क ने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने जिराफ का थ्योरी दी, बोले थे कि जिराफ जब तक ऊंचक ऊंचक के जब तक सारे वो जितने पत्ते लगे ना उनको खाता रहेगा, तो उससे ना उनका जो गला वाला जो पोर्शन है नेक वाला, वो बढ़ता चला जाएगा। और ये भी बोले थे कि जनरेशन टू जनरेशन ये क्या होगा, चलता चला जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का काम था, और उसके बाद हार्डी वेंगवर्स ने जेनेटिक इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल दिया था, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लमार्किज्म का था। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 ऑप्शन है क्या, 2 1 3 4, गुड, ये वाला मिल गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल पे।
करेक्ट स्टेटमेंट पे। इवोल्यूशन इज द चेंज ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन। फॉसिल्स प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू म्यूटेशंस। रिकॉम्बिनेशंस होगा, म्यूटेशन थोड़ी होगा। अडैप्टिव रेडिएशन रिजल्ट इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स ना, अडैप्टिव रेडिएशन की बात कर रहा है और ये सारी चीज़ों की। इवोल्यूशन इज अ चेंज एलेलिक फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन, बिल्कुल होगा, बदलता चला जाएगा, इवोल्यूशन हो रहा है तो बदल रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंसेस, बिल्कुल फॉसिल्स एविडेंसेस मिलता है, ये पता चलता है ना कि कैसे किसके फॉसिल्स थे, किस बेसिस पर थे, तो इसको देखने को मिलता है। नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू म्यूटेशन, म्यूटेशन के रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अडैप्टिव रेडिएशन रिजल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स, पूर्वज किसके कौन थे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का जो एग्जांपल था बहुत अच्छा था, उसमें दिया था वोम्ब कैट वगैरह, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है, तो थोड़ा देखिएगा उसको, अच्छे सवाल बनते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है ना, 2 हो जाएगा, 1 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, बायोलॉजिकल इन ह्यूमन वेलफेयर ना, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब हमें बायोलॉजिकल बेसिस पर बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी बेसिस पर, ह्यूमन माइक्रोब्स वेलफेयर, ये सारी चीज़ें इसमें चली आती हैं। माइक्रोब्स तो हमारे बहुत दोस्ती में भी आते हैं, कुछ परेशान करते हैं तो डिजीज कॉजिंग हो जाएगा, कुछ क्या करते हैं हेल्थ करते हैं, जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस है, आप दही से जोरन वगैरह, दही वाला जो बनता है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम बात कर ले ईस्ट की, सैक्रोमाइसिस सर्वियस की, सैक्रोमाइसिस एलेप्सोडेंस की, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेट्स मूव टू मोर, बात कर लेते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ जाता है इसमें। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आते ही दिमाग में सबसे पहले बीमारी आती है और कैंसर आ जाता है। सबसे पहले तो कैंसर क्या होता है, उसमें हमारा ट्यूमर्स क्या होता है, बेंजाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद और क्या डिस्कस कर सकते हैं, इनके अलावा और क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन फेज आ जाता है ह्यूमन के हेल्थ के बारे में, क्या आ जाता है, हेल्थ क्या होता है। हेल्थ का मतलब ये थोड़ी ना कि गोल गप्पू सा है, कोई अच्छा खासा सा है तो मत बहुत ज़्यादा हेल्दी है, नहीं। हेल्थ का मतलब होता है आप सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली जब फिट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। एनसीईआरटी भी यही बोलती है कि जब आप सोशली इमोशनली मेंटली साइकोलॉजिकली इफ यू आर हेल्दी दैट मीन्स यू आर हेल्दी ना। अब पता चला एकदम गोलू मोलू से हैं और पता चला एकदम दुखी रह रहे हैं, क्या मतलब है यार, ऐसा कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट द हेल्थ आप जानेंगे उसको। कॉमन डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हैं बेटा, प्रोटोजोअन्स से अलग होता है ना, हेलमेंट से है उनका अलग होता है, कीड़े मकोड़े काट ले रहे हैं, मच्छर वच्छर हो रहा है, इन सब से। आइए देख लेते हैं, टाइफाइड सैल्मोना टाइफी से होता है, कौन से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो सैल्मोना टाइफी से हो जाए। निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं स्टेप्टोकोकस निमोनी, या फिर उसको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, तो सारा नाम होगा। कॉमन कोल्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड बाय राइनाइटिस, एंड राइनाइटिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, इट इज आल्सो कॉज्ड बाय राइनोवायरस। कौन कॉज करता है राइनोवायरस, हम लोग जब क्लासेस करेंगे ना तो वी विल गो फॉर द डिटेल आल्सो, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया आते दिमाग में आता है मच्छर, कौन सी, महिला मच्छर, महिला मच्छर मतलब फीमेल मॉस्किटो। और मलेरिया का याद रखिएगा, क्यूलेक्स का याद रखिएगा, डेंगू का याद रखिएगा, तीनों के तीनों में अलग अलग मच्छर लगे रहते हैं। मलेरिया में क्या हो जाएगी, एनाफिलीज हो जाएगी, डेंगू के लिए क्या हो जाएगी, तो एडीज एजिप्टी हो जाएगा, और क्यूलेक्स फाइलेरिया हाथी पाँव जिसको बोलते हैं उसके लिए क्या आ जाएगा, तो क्यूलेक्स मच्छर आ जाएगा, फाइलेरिया या एल्फेंटिसिस भी बोलते हैं उसको। एस्केरिसिस क्या होता है, एस्केरिसिस ये कहाँ से आया है, एस्केरिसिस एनिमल किंगडम से निकल कर आया है। एस्केरिसिस होता है जो पीठ वगैरह में जो कीड़े हो जाते हैं, एस्केरिसिस जो एस्केरिसिस से कॉज होता है, वर्म से कॉज होता है, ये सारी चीजें। फाइलेरिसिस, फाइलेरिया, एलिफेंटिसिस हाथी पाँव जिसको मैंने बोला, वो सारी चीजें। रिंगवर्म्स। इम्यूनिटी पढ़ेंगे इसमें, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, कुछ इम्यूनिटी हमें बाहर से भी मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटी हम लोग सीखते भी हैं, कुछ होता है इनबॉर्न होता है, कुछ हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हिंदी में इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी इज द मेन टारगेटर, ऐसा कहते हैं कि विटामिन सी अगर डाइट में लेते रहे तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ विटामिन सी ही एक की रोल नहीं है, और भी बहुत सारी जो चीजें उसमें होता है, ठीक। पैसिव इम्यूनिटी, हाँ, मदर से चाइल्ड में कोलेस्ट्रॉम की मदद से वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है एटोनेटेड पैथोजेंस, मतलब क्या हुआ इसका, वैक्सीनेशन में क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी है ना, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोविड का, कोरोना वायरस था, कोविड था, बिल्कुल, उसमें क्या किए थे ना, लोगों को वैक्सीनेशन दे रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो जो कोरोना वायरस है ना उसको मरे हुए फॉर्म में आपके बॉडी में रख रहे थे, ताकि अगली बार जब वो अच्छे तरीके से आए, लाइव फॉर्म में आए, तो ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन किस फॉर्म में है, मरे हुए फॉर्म में, डेड फॉर्म में, तो बाहर वाले से जब अंदर वाला आएगा ना तो उनकी दोस्ती हो जाएगी यार, फ्रेंडशिप हो जाएगी, और जब फ्रेंडशिप हो जाती है ना तो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी हार्म नहीं होती, मतलब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, सिंपल सी बात, इसलिए इसको बोलते हैं एटोनेटेड पैथोजेंस।
इम्यूनाइजेशन कैसे दे सकते हैं, इम्यून की थेरेपीज होती है, इनकी बात करेंगे, देखेंगे क्या है। एलर्जी में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। हिस्टामीन, कैसे भूल सकते हैं हिस्टामीन को ना, तुरंत क्या होती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर वैसोडायलेटर की मदद से हिस्टामीन का लेवल एकदम मास्ट सेल बढ़ाता है और तुरंत क्या होता है, बॉडी में एलर्जेटिक कंडीशन हो सकते हैं। एलर्जी जो कॉज कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। इट कैन बी एनीथिंग, एनिमल डैंडर हो सकता है, मतलब जो क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं ना, उनके जो बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, एनिमल डैंडर हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, इट कैन बी एनी ईटिंग सॉर्ट ऑफ मटेरियल ऑल्सो, एनीथिंग विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एलर्जीज। ऑटो इम्यून, ऑटो माने आते ही दिमाग में क्या आएगा, सेल्फ होता है। एंड इम्यून सिस्टम्स ह्यूमन, एड्स, एचआईवी, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डिजीज और सिंड्रोम में अंतर बता दे रहे हैं, डिजीज का एक दो लक्षण होता है, सिंड्रोम बहुत सारे लक्षण लेके आता है, और एड्स में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलता है, लास्टली डेथ हो जाती है, फेटल हो जाता है इंसान। और एचआईवी एड्स किससे कॉज होता है, एचआईवी से। और ये एचआईवी किस ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस। बहुत डिटेल में है आपका CD4 सेल्स, रिसेप्टर सेल्स के बारे में कैसे काम करता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोग इसको डिस्कस करें, बहुत मजा आएगा उसमें। कैंसर, कैंसर आते ही दिमाग में क्या आता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। बेंजाइन ट्यूमर क्या होता है, न्यूप्लास्टिसिटी क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट है, एक एक पॉइंट, बस इसी से काम बन जाना है। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड अब्यूजेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एडोलेसेंस में कब क्या होती है, पीयर प्रेशर से ड्रग्स का क्या लेना देना है, संबंध क्या है ना। अलग अलग ड्रग्स है, कोकेन है, मारंजना है, हर्शीज है, चार्स है, बहुत सारी, चरस वगैरह आ जाता है इसमें, हीरोइन वगैरह आ जाता है, स्मैक वगैरह आ जाता है, जो पॉपी वगैरह, ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ का केमिकल फार्मूला है, पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिक्शन क्या होता है, कैसे छूट सकती है, इफेक्ट क्या है इसका। एब्यूज, एब्यूज का मतलब आप पे क्या उसका हानिकारक हो रहा है, आप कैसे परेशान हो रहे हैं, लत कैसे लग रही है, अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है इसका। ये इसमें एक बहुत अच्छा सा एक टर्म यूज किया था, विड्रॉल, विड्रॉल सिंड्रोम करके ना। विड्रॉल सिंड्रोम पता है क्या होता है, जब कोई आदमी नशे का बहुत ज्यादा आदी हो जाता है ना, तो अगर उसको 2-4 दिन वो नशा ना दिया जाए तो उसकी बॉडी क्या करती है, एब्रप्ट बिहेव करने लगती है। एब्रप्ट मतलब डिस्टर्ब कंडीशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल वाला, जो ना विड्रॉल वाला, ठीक है। एक विड्रॉल था तो वो अलग था, वो रिप्रोडक्शन वाला विड्रॉल था, ये विड्रॉल अलग है, वो विड्रॉल सिम्टम्स था, वो विड्रॉल मेथड है। उसको कॉर्टस इंटरप्टर से जोड़िएगा मत, नहीं पता चला दोनों जोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य का परिचय, मानव का सामान्य रोग, टाइफाइड, निमोनिया, जुकाम कैसे हो रहा है, मलेरिया कैसे हो रहा है, अमेबाइसिस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, ये ठीक है। क्वेश्चन आए थे इसमें से, मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे सवाल रहते हैं। आइए थोड़ा चलते हैं सवाल की तरफ, आइए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया है ना। HIV फॉर एड्स, विशूरिया बैंकीक्रॉफ्टी, ब्रूगी मलाई भी बोलते हैं इसको, फाइलीरिया का पॉजिटिव एजेंट। सैल्मोना टाइफी, टाइफाइड क्या कॉज कर रहा है, ये देखें, सैल्मोना टाइफाइड, टाइफाइड को कॉज कराता है, विशूरिया बैंकीक्रॉफ्टी, फाइलेरिया, ब्रूगी मलाई भी बोलते हैं इसको, ब्रूगी मलाई ने विशूरिया बैंकीक्रॉफ्टी याद रखे, काम रहेगा। हाथी पाव भी बोलते हैं फाइलेरिया को, क्या बोलते हैं इसको, तो एलिफेंटिसिस बोलते हैं। HIV की बात करते हैं इसमें, एड्स से, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पाइफ्लोजियम वाइवेक्स क्या हो जाएगा इसमें, सैल्मोना टाइफी तो टाइफाइड कॉज करेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, वाइवेक्स। और इसके 4 होते हैं, फैल्सीपैरम होता है, ओवैलिस होता है, मलेरिया होता है, वाइवेक्स होता है, चारों आप कम से कम याद रखिए, पूछेगा तो आपसे एक ही, लेकिन आप पता होना चाहिए आपको। 2 3 4 1 क्या है इसमें, 2 3 4 1 आ जाइए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है। वैक्सीन प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन क्या करता है, हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैक्सीन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड द मेमोरी सेल, मैंने आपको बोला ना, वो क्या क्या है आपकी बॉडी में, जो वैक्सीन डाला गया वही बीमारी को आपके फॉर्म में डाला गया है, उस बीमारी से रिलेटेड जो भी कीड़े मकोड़े थे आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा गया है, बट किस फॉर्म में, डेड फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या करा रहता है, मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल पढ़ेंगे तो आपको एक बी सेल मिलेगा आपको, और एक टी सेल मिलेगा ना, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बी सेल क्या करता है, टी सेल्स क्या करता है। इसमें से एक क्या करता है, एक आपका इम्यून प्रोवाइड करता है, और एक क्या करता है, मेमोरी बनाता है। मेमोरी बनने में तो यादें बनाने का मतलब ये होता है कि अगली बार अगर वो आया तो इसको मालूम रहेगा कि अच्छा वही है क्या, तो एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होता है, जुकाम खांसी ये सारी चीजें लक्षण जिसको कहते हैं। वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, इम्यूनिटी की बात कर रहा है तो मेमोरी टी सेल्स को ला के रखा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए।
नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, क्योंकि बोला जाता है ना कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर का जो टॉपिक है नाम पकड़ने की कोशिश करिए। माइक्रोब्स क्या है, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा है। वेलफेयर का मतलब क्या है, ह्यूमन को कैसे हेल्प करेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर घर तक की जब बात करते हैं, मतलब जो डोसा बन रहा है, लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाई कंट्रोल एजेंट की बात करेंगे, ट्राइकोडर्मा वगैरह का जो स्पीसीज होता है सब में ये काम आ जाता है। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल बनते हैं, छोटू सा चैप्टर है बट ठीक है, अच्छा है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें वही सब आ जाता है, लैब वगैरह चला आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें टॉडी है, एक ड्रिंक बनती है, वो आ जाता है। CO2 की मदद से, CO2 का जो बहुत ज़्यादा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ना, जैसे छोले भटूरे वगैरह बनते हैं तो भटूरा जो होता है उसमें जो फ्लफीनेस आता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ CO2 ओनली। आप इडली की भी बात करिए तो उसमें भी वही प्रोसेस होता है। तो कैसे माइक्रोब्स उस पर काम करते हैं ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, नाम याद करना पड़ता है, कहाँ पर क्या रखा है ना, लैक्टोबैसिलस वगैरह। इसमें वो चीज़ भी आती है, वो आपको टॉम एंड जेरी वाला याद है, जेरी का जो चीज़ था बड़ा वाला, हाँ वही वाला चीज़, रॉकीफेरेट चीज़, प्रोपोनोबैक्टीरियम शर्मानी, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे काम, बेवरेजेस की बात करेंगे, बेवरेजेस में आपका वाइन एंड बियर्स आ जाएगा। डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड्स की बात करेंगे। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, सैक्रोमाइसिस एलेप्सोडेंस, ईस्ट जो होता है आपका उसकी बात करेंगे। एंजाइम्स बनाता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के तरह, एंजाइम्स हो जाएगा। बहुत सारे जो फूड ड्रिंक्स होते हैं, पैकेजिंग होते हैं, उनको कवर करने के लिए, मतलब बंद करके रखने के लिए, ये सारी चीज़। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, बिल्कुल सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल यूज़ करते हैं। हर बार सवाल पूछता है भाई कितनी बार सीवेज नाली का पानी साफ कर रहे हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सिक्वेंशियल मेथड होता है, बीज बीन के जो बचा कुचा रहता है उसको साफ करते हैं, जो बचा कुचा बच जाता है आप क्या करेंगे, उसमें उठा के डाल देते हैं फ्लॉक्स। और फ्लॉक्स होता क्या है यार, कुछ नहीं है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई का मेशी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बाकी कुछ जो होता है ना उसको साफ करने में वो हेल्प, और बाकी का जो बचता है वो सिक्वेंशियल टैंकर में जाता है और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो वही बोला है सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस मतलब CH4 मतलब मीथेन। बायोगैस प्रोडक्शन होगा तो बहुत सारी चीजें आपकी डन हो जाएंगी, ठीक है। माइक्रोब्स ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर, इसमें NPV था, एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रॉन वायरस करके था, और आपका एक ट्राइकोडर्मा का स्पीसीज था ना। ये आपका जो एफाइड्स होता है, इनका जो लार्वा होता है ना, कोई खाए ना, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह, तो उसमें काम आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 सवाल तो हमेशा ही रहता है, पूछता ही है ना। तो वही बोला है, गृह उत्पादन में कैसे करता है, मल जल शोधन में, ठीक है। जैविक गैस वगैरह उत्पादन, उत्पादन का मतलब आई गेस प्रोडक्शन होता है। सुजीव जीव की बात करेंगे, जैविक नियंत्रण की बात करेंगे, प्रति एंजाइम्स के फॉर्म में, जैविक सक्रिय, ये सारी चीजें। 1 से 2 सवाल बनता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सवाल आ गए, मिथेनोजेंस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोगैस प्रोडक्शन। बिल्कुल, बायोगैस के प्रोडक्शन में मीथेन का बहुत बड़ा काम है। मीथेन हमारा आपको पता ही है, रुमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उन पे प्रेजेंट होता है। मिथेनोजन प्रोड्यूसेस मीथेन अंडर द एनारोबिक कंडीशन, बिल्कुल अंडर द एनारोबिक कंडीशन की बात करें, ऑक्सीजन के एब्सेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो आते हैं आपके बैक्टीरियाज के कंडीशन में ही। तो असर्शन क्या है और रीजन क्या है, तो ये दोनों ट्रू है और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलम्स पे, अच्छा क्वेश्चन छूट गया, ओके। लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, पेनिसिलियम और मिथेनोजेंस की बात करें। मिथेनोजेंस आते ही क्या आ जाता है, बायोगैस का प्रोडक्शन। पेनिसिलिन की बात करते हैं, कर्ड फॉर्मेशन एंड, पेनिसिलिन क्या है, एक तरीके का फंजाई है ना, और इस पे काम कौन किए थे, तो इन पे काम कर रहे थे अच्छे तरीके से, रोटाटम वगैरह में लाए थे ना, मोल्ड पे काम कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का किया धरा था। अरे एंटीबायोटिक की तरह हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं इसको। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज ना, सैक्रोमाइसिस एलेप्सोडेंस, सर्विसेज है तो बेकरी फैक्ट हम देखे होंगे, जो ब्रेड्स वगैरह आते हैं केक से फ्लफीनेस होता है, तो फ्लफीनेस इज ड्यू टू द और बिकॉज ऑफ CO2 ओनली ना, और बाय चांस बात करेगा तो इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में काम आता है, लैब भी बोलते हैं, तो ये दूसरा हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4, ऑप्शन क्या होगा, 2, 1, 3 और 4, ये है क्या। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आप पहले पढ़ते हो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल ये रहेगा, जैसे मान लेते 2 लोग हैं ना, एक के बाल क्या है, बहुत सुंदर है, मतलब स्ट्रेट हेयर्स है ना, एंड समबडी इज हैविंग कर्ल हेयर, ठीक है। अब स्ट्रेट वाला बहुत परेशान है, क्या परेशान है, कह रहा है हमको कर्ली बाल चाहिए, ठीक है। तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो डॉक्टर से बोलते हैं मुझे कर्ली बाल चाहिए इसके तरह।
सामने वाला अलग परेशान है, कह रहा है ठीक है कुछ तेल उसको ऑयल वगैरह प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन वगैरह की, 1 हफ्ते तक करके देखो। आफ्टर 1 वीक क्या होता है, वो वापस से दोनों आते हैं, उसको लेकर आता है, उन्हें चलो चलो अभी तो कुछ नहीं हुआ, जो ऐसा चाहिए था वैसे पूरे कर्ल्स नहीं आए, तो वो बोलता है आप क्या करेंगे, जेनेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। उस जेनेटिक ट्रीटमेंट में पता है क्या करते हैं, उसके जो कर्ल वाले जो सेल्स होते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है बेटा, कर्ल वाले जो जीन होंगे ना उसको स्ट्रेट वाले में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग आधारित क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इसी के बेसिस पर क्या आता है, एप्लीकेशन आता है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें एक एक चीज़ होती है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने से लेकर, उसको काटने से लेकर, उसको जोड़ने से लेकर, और उसको इंडस्ट्रियल वे में कैसे लेके जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट ये उसी पे पूरा काम करता है कि डिजायर्ड जीन को ले जाना। इसी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आ जाता है, उसके बारे में हम चाहते हैं, लाइगेस क्या होता है, कटिंग के लिए कौन काम आता है, जोड़ने के लिए कौन काम आता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। देखिए टीआई प्लाज्मिड रखा है, इसमें क्रोमोसोमल है, प्लांट सेल है, ट्रांसफॉर्म सेल, कल्चर कर दिया, प्लांटलेट बना दिया अपने जैसे लोगों का। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये तो एनिमल का केस हो गया कि अच्छा लगा किसी का डिजायर्ड फॉर्म तो हमें चाहिए। प्लांट में भी केस में कुछ ऐसे प्लांट है जो कैसे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हमने क्या किया, कुछ चेंजेस कर दी। क्या चेंजेस की, कुछ जीन्स लाके कुछ जीन्स में इंट्रोड्यूस करा दिया, उनको ऐसा एबायोटिक स्ट्रेस से लेकर उनको ऐसा तैयार किया गया कि ताकि बहुत सारी चीजें हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जैविक प्रतिरोधकता की बात करेंगे, प्रिंसिपल सिद्धांत जो होते हैं और प्रोसेस की। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीटी के लिए ना टूल लगता है, और आरडीटी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वही टूल की बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कब आया था, कैसे हुआ था, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है, हाइड्रोलेजेस वाला कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग मतलब क्या होता है, कॉपी करें, इसके लिए एक वेक्टर आता है, बहुत फेमस है, BBR 322, PCU 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PBR 322 हमेशा पूछता है। उसका अलग अलग साइट होता है, रेप्लिकेशन वाला अलग साइट होता है, क्लोनिंग वाला अलग साइट होता है, तो वो भी एक सवाल है। कंपिटेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपिटेंट होस्ट, ईयर बड़ा सवाल पूछता है, कंपिटेंट होस्ट क्या है भाई, होस्ट जिसमें हमारा जो डिजायर्ड जो जीन है, डिजायर्ड जो डीएनए है, जो हमको पसंद आया है किसी का, हमें क्या करना है, उसको किसी और में इंसर्ट करना है। तो फॉर इंसर्ट करने के लिए होस्ट उस लायक भी तो हो, तो उसको लायकमंद बनाया जाता है, तो उस लायकमंद बनाने को क्या बोलते हैं, कंपिटेंट होस्ट बोलते हैं। इसके लिए डाइवैलेंट मेथड का स्पेशली कैल्शियम आयन का यूज करते हैं, एक बार का सवाल है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी होता है इसमें, और भी कैल्शियम्स का यूज करके, जीन गन, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड है ना, ये सारी चीजों का यूज करते हैं। कंपिटेंट होस्ट इसी को बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ आरडी टेक्नोलॉजी, आइसोलेट, मैंने बोला ना आइसोलेट करेगा, आइसोलेट करके पीसीआर की मदद से उसको बढ़ावा देगा, मतलब एम्पलीफिकेशन कराएगा, इंसर्शन कराएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, ऐसे थोड़ी चला जाएगा, मेहनत लगती है, प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं प्रॉपर होस्ट के अंदर। और बायोरिएक्टर्स, ये तो बड़े बड़े फर्मेंटेस होते हैं यार, ये ना ये होता है कि हमें एक तो चाहिए नहीं, हमें बहुत सारा चाहिए, एंड फॉर बहुत सारा वी नीड व्हाट, क्या, बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल चीजें, दैट इज कॉल्ड ओनली व्हाट कॉल्ड बायोरिएक्टर्स ना, बड़े बड़े जो आपकी जो एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, वो इसी चीज़ के लिए है कि स्मॉल अमाउंट में तो चाहिए नहीं, जब स्मॉल अमाउंट में नहीं चाहिए तो फिर चाहिए रहेगा चीज़ें। ठीक, डाउन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस होता है, वही बोलते हैं अपस्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग, और इसी में इंक्लूड होता है क्या, पीसीआर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, एंड फॉर पॉलीमर चेन रिएक्शन क्या होता है, डीनेचरेशन होता है, एनलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन का प्रोसेस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें इसके सवाल पे तरफ चलते हैं। पीसीआर का स्टेप पूछ रहा है ना, तो हम लोग को पता ही है, मैंने बोला था आपको, पहले जो पसंद आएगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे, वो बॉन्ड तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन करेंगे। ठीक है, डीनेचरेशन के बाद क्या करेंगे, एनालिंग का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है उसको बढ़ोतरी देना, बढ़ाना ना, जितना बढ़ता चला जाएगा बता, हमने किसी का न्यूक्लियोटाइड या किसी का जीन पेयर उठा के उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक स्पेशल तरीके का फेनोमेना कर रहे हैं, तो उसमें रुकना ही क्या है, उसमें ये क्या होगा, अरेंज में, पीसीआर में ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं, मतलब पूछा जाएगा तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं कि कहाँ से क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और ये सारी चीजें। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीनेचरेशन हो जाएगा, एनालिंग हो जाएगा, और एक्सटेंशन। तो क्या दिख रहा है इसमें, 2 3 1, ओके। चलिए, तो विस्तार बोलते हैं, विशिष्टकरण, प्राइम संयोजन बोलते हैं, पीसीआर का इसमें यूज करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 18वां सवाल क्या है इसमें, अच्छा मैच द कॉलम का, ओके। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, टैक डीएनए पॉल, और क्या है ये, अच्छा क्लोनिंग वेक्टर, आइए देख लेते हैं। देखिए एंडोन्यूक्लियस तो काटा पीटी का काम करेगा, लाइगेज सबसे पहले आता है, लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, तो पहले नंबर पे 1 हो जाएगा। मान लीजिए कोई पार्ट अच्छा लगा किसी का, दूसरे का पार्ट मिला दिए, जोड़ देंगे ना, तो ग्लू मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह लाइगेज बिहेव करता है।
अटैक पॉलीमर डीएनए, ये बढ़ाने के काम आता है। क्लोनिंग वेक्टर्स कैरी फॉरेन डीएनए, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, फॉरेन डीएनए को लेकर जाएंगे ना तो ऐसे ही किसी में नहीं ले जाएंगे, किसी ऊपर बैठा के ले जाते हैं, तो उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर वैसे का काम होता है कि किसी के वेक्टर किसी को लेकर चला जाए, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो गया। अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कभी कभी 2 पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को देखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सा पार्ट बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हम देख रहे हैं इसमें क्या हो सकता है। हाँ, क्लोनिंग वेक्टर्स होता है, ये फॉरेन डीएनए को लेके जाता है, टैक्सी की तरह बिहेव करता है। वेक्टर बिहेव लाइक अ टैक्सी ओनली, वहां से पसंद किया उसको उठा के ले गया, वहां से लेकर चला गया, ठीक है। तो ये डी का क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं, क्या है देख लेते हैं। बी का मैंने 1 किया था, ठीक है। सी का देख लेते हैं क्या है, टैग पॉलीमरेज, डीएनए एम्प्लीफिकेशन कराएगा यार, 2 हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ज्वाइन करता है, काटा पीटी करके ज्वाइन कराने का काम कर देगा, 3 हो जाएगा ये। तो 3 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और 4, 3 1 2 और 4। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए का हो जाएगा 3, कट करना, लाइगेज क्या करेगा, जोड़ेगा, डैक पॉलीमरेज क्या करेगा, अलग से रखेगा, और इसमें अलग से ये प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐसे ही क्या होती हैं, बनी होती है, और इस पर काम चलता चला जाता है। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। मैंने बोला था बायोटेक का एप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसी में आपको पता चलता है अदाजीन थेरेपी क्या होता है, हिम्यूलिन जो आया था उसके बारे में इसका क्या काम होता है, वही सारी चीज़ें। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में टिश्यू कल्चर क्या होता है, मेरिस्टेम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, स्टेम कल्चर क्या होता है, सोमा क्लोन्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। सोमा क्लोन्स क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मेथड क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन, बीटी लगाते हैं ना यार, बैसिलस thuringiensis से कुछ लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, क्राई प्रोटीन, और वही क्राई प्रोटीन की जगह पे क्या लगा देते हैं, बीटी लगा देते हैं, रीजन था तभी लाए थे। बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन, दवा के बेसिस पर कैसे इसका यूज करते हैं, इम्यूलिन, इंसुलिन, हिम्यूलिन की बात करते हैं, जिसमें सल्फाइड वाला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा बॉन्ड फ्री रहता है, ए वाला की बी वाला की सी वाला, ये वाला आ जाता है। जीन थेरेपी, अदा जीन थेरेपी, अदा जीन थेरेपी को जीन थेरेपी बोलते हैं ना, इसमें दिया गया था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की मदद से, और एक ऐसे ट्रांसलोकेट कराकर। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब यार पीसीआर का यूज करेंगे, ठीक है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, सबको पता है, इसे सवाल भी पूछा था इस बार, एलाइजा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलाइजा हियर, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स कराने से पहले पीसीआर अलॉन्ग विद एलाइजा कराते हैं, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, एड्स को कंफर्म करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिन पे हो चुका है, शीप याद रखिएगा, शीप पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद और किस में हुआ था, काऊ पे हुआ था, ट्रांसजेनिक शीप हुआ था, और एक काऊ हुआ था, डॉली वाला याद रखिएगा इसको। माइसिस वगैरह भी रहता है इसमें, चूहों पर ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। एथिकल एंड बायोपायरेसी, बायोपायरेसी बायो पेटेंट समझते हैं, पेटेंट मतलब अधिकार होता है, पायरेसी मतलब चुरा लेना होता है, बहुत सारी चीजें इंडिया से चुरा चुरा के सब ले जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है, तो बिना किसी के परमिशन पे जब चोरी करके ले जा रहे हैं बायोलॉजिकल चीजों को, तो उसको बायोपायरेसी बोलते हैं, और अधिकार के साथ ले जाएंगे तो बायो पेटेंट बोलते हैं। बहुत सारी चीजें चोरी करके ले गए, पता ही नहीं चला क्या क्या चोरी हो रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन सवाल आता है हमेशा, इंपॉर्टेंट भी है, वही बोला है, कृषि जैविक पत्रिकाओं में, चिकित्सा में, जैव में, इवेंट पेन में, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें से सवालों पे चलते हैं। स्टेटमेंट पर सवाल है, बीटी कॉटन प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई इज यूज्ड एज अ जीन साइलेंसिंग, बिल्कुल सही है। जीन थेरेपी हैज बीन यूज्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर अदर डेफिशिएंसी, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट आते ही दिमाग में आ जाता है, किससे निकाले थे उसको, विटामिन ए होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा ये वाला ट्रू है, अदा जीन के लिए यूज किए थे, आरएनए साइलेंसिंग भी ठीक है, और बीटी कॉटन भी सही है। नॉर्मल कॉटन के पेड़ पे ना बॉल वर्म्स लग जा रहे, तो फिर क्या किए ना कि बैसिलस thuringiensis की मदद से क्राई प्रोटीन लिए, और वो क्राई प्रोटीन, अब जब क्राई प्रोटीन वाले को पे जब कीड़ा लगा ना, तो उसके आप पढ़े होंगे उस चीज को कि इंसेक्ट के गट में जाके वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट का गट कैसा होता है, अल्कलाइन पीएच के माध्यम से हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, ट्रू हो गया ये, फॉल्स। तो गोल्डन राइस विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन ए होगा, और ये एनरिच्ड होता है, इसका कहाँ से निकाला गया था, डैफिडॉल से, कहाँ से प्रस्तुत किया गया था इसको, डैफिडॉल से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 1 2 and 3 करेक्ट बोला है ना, ट्रू वाला हो जाएगा। आइए हिंदी वाला थोड़ा देख लेते क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बेटी कपास, कपास मतलब कॉटन होता है, आरएनए वाला भी ठीक है, एकदम ये गलत है बेटा, बाकी वाला सही है, 1 2 and 3 इज राइट। नेक्स्ट सवाल,
Assertion: BT cotton reduces the need of chemical insecticides. अच्छा, BT cotton produces cry protein that are toxic to specific insects larva. BT cotton cotton bollworm के लिए ही तो फेमस था. BT cotton किसके लिए फेमस था? कॉटन बॉलवर्म के लिए. और जब वो कॉटन बॉलवर्म के लिए फेमस था तो इसमें क्या थी, चीज़ें प्रेजेंट थी अलग अलग, और वो क्या कर रही थी, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रही थी. तो बोला है कि BT cotton reduces the need of chemical insect. reduce कर दिया था, बिल्कुल सही बात है. पहले कीड़े मकोड़ों पे भगाने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करे, अब तो वैसा बना ही दिए हैं ताकि कोई आएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा इंसेक्ट परेशान होगा, हमसे क्या है. ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, लार्वा वाला ट्रू हो जाएगा. और असर्शन हमारे रीजन को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. थोड़ा बहुत देखना पड़ता है असर्शन रीजन में कहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी लमसम जो होता है वो उधर ही का हो जाता है. ये अभिकथन होता है और इसका ये कारण है. ऑप्शन विल बी दिस वन. नेक्स्ट आ जाते हैं. आइए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लास्ट यूनिट है. ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इकोलॉजी आते ही दिमाग में क्या आता है, बायोलॉजी आते एक चीज़ और दिमाग में आता है. बायोलॉजी इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इकोसिस्टम ओनली. इकोसिस्टम का मतलब क्या आता है, सारी चीज़ों के अलावा ना. और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारा सराउंडिंग यार, हमारा सराउंडिंग. द कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक अलॉन्ग विद द बायोटिक. बायोटिक और एबायोटिक दोनों को जोड़ देंगे तो वो किस में आ जाएगा, इकोसिस्टम में. और इकोसिस्टम जब एजी तांसले साहब ने दिया था तो उन्होंने यही बोला था कि एक सिस्टम के अंदर जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मिलते हैं, दोनों साथ साथ काम करते तो एक सिस्टम बनता है ना. सिस्टम का मतलब तंत्र होता है, और इको मतलब कि इकोलॉजिकल बेसिस पर, मतलब बायोलॉजिकल बेसिस पर क्या आया था. यही सारी चीज़ें हैं. चैप्टर शुरू होती है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आ जाता है, जहाँ बहुत सारे जहाँ आप अलग अलग तरीके के पढ़ते हो कि वो क्या कौन कौन सा होता है, जैसे कमेंसलिज्म वगैरह हो गया ना, एमेंसलिज्म वगैरह हो गया. तो इसको हम इंटरैक्शन विधि बोलते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव जीरो हो गया. जैसे सवाल आते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में कैसे हुआ, टांसले वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट था, रॉबर्ट में लेकर आए थे. फ्लाइट फाइट हाइपोथेसिस वाला जो था, एक जो नहीं था आपका, जो इकोसिस्टम को प्लेन की तरह बता दिए थे, रॉबर्ट का जो हाइपोथेसिस था, ये सारे पिपर्ट हाइपोथेसिस. तो यही बोलते हैं इसको क्या, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ये आपका लास्ट यूनिट है. अच्छे सवाल बनते हैं. इस बार का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर वगैरह से, कि कैसे किसको अरेंज कर रहे हैं, हर एक लेवल पर कैसे उसको अरेंज कर रहे हैं. आइए देख लेते हैं इसको भी. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मैंने आपसे बोला ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात की. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, बर्थ डेथ रेट. देखिए, बर्थ रेट होता है ना, नैटिलिटी मोर्टिलिटी, याद रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे वहां पर. नैटिलिटी और क्या हो जाएगा, मोर्टिलिटी हो जाएगा. एज पिरामिड्स बनते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज पिरामिड्स. एज पिरामिड्स में हम देखेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव बनता है, प्री रिप्रोडक्टिव बनता है, रिप्रोडक्टिव बनता है. और उसी के चक्कर में क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन डिफाइन होता है, कौन सा डिक्लाइनिंग है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा एकदम ही बर्बाद टाइप का है. इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ. पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लेनेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. एक ग्रोथ कर्व बनता है ना, दो तरीके का ग्रोथ कर्व. लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, जियोमेट्रिक मॉडल होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे. वो बस रिसोर्स के बेसिस पर, रिसोर्स रहेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा. ठीक. लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन होता है. पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीडेशन, मार के खाने वाला. कंपटीशन दो लोगों के बीच में होता है. ठीक है, जैसे अगर दो आपके अलग अलग एस्पिरेंट्स है तो उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन लाइक माहौल होता है, दोनों ही खत्म हो जाते हैं एक तरीके से. पैरासिटिज्म, एक को मजा आएगा, एक परेशान रहेगा. होस्ट वाली कॉन्फिडेंस आ जाता है इसमें कि होस्ट की बॉडी में क्या हुआ, कैसे हुआ. कमेंसलिज्म की बात करेंगे तो एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक को कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्चिड्स आ जाएगा इसमें, एग्जाम्पल में आ जाता है मैंगो ट्री का, जो मैंगो ट्री पे जो हमारे ऑर्किड जो एफाइट्स होते हैं जब वो ग्रो करते हैं. म्यूचुअलिज्म, दोनों को दोनों से मजा आ रहा है. ठीक है, जैसे गुरु होता है और हमारा क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है ना, दोनों के बीच का एक संबंध होता है ना. मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ और आप बदले में क्या करें, रिजल्ट प्रोवाइड करें. वी आर हैविंग अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अस, राइट. म्यूचुअलिज्म यही होता है. और इसी के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल आता है आपके लाइकेंस कहा जाता है ना, लाइकेंस अलॉन्ग विद द फंजाई. दैट मींस कॉल क्या, एल्गी का फंजाई से मिलता है और मिल के क्या होता है, प्रोसेस में कंटिन्यू करता है. एमेंसिलिज्म, इसमें होता है नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगा और एक जीरो होता है. ठीक है, बहुत सारे में फंजाई वगैरह का एग्जांपल इसमें चलाते हैं, कोई बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म रहा तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. यहाँ कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. एक होता है आपका सूडो कॉपुलेशन. क्या होता है, सूडो कॉपुलेशन. ठीक है, झूठा झूठा. और एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म ना, कुक्कू और कोयल के बीच का कहानी है, ब्रूड पैरासिटिज्म. ठीक है, बार्निकल वगैरह भी एग्जाम्पल, बहुत सुंदर है ये बिना एग्जाम्पल के नहीं होता है. बहुत सारे कंपटीशन वगैरह में भी होगा. कंपटीशन एक स्पीसीज को लेकर होगा, अलग अलग स्पीसीज के बीच में होगा, अबैंडिंग टॉर्टॉइस के बीच में होगा. इसके लिए तो एनसीईआरटी बहुत है. एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल है उसको आप करा जाइए, सिंपल वे में हो जाता है. ठीक है, चलिए इसके सवाल देख लेते हैं. बोला ही था मैंने, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीटिज्म. ठीक है, तो आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म में लाइकेंस.
ठीक है, कमेंसलिज्म हो जाएगा, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री, ऑर्किड इट इज अ काइंड ऑफ एपीफाइट्स ना, ऑर्किड क्या होता है, एपीफाइट्स में आता है, तो ये 1 हो जाएगा। पैरासिटिज्म की बात करेंगे इसमें तो कस्क्यूटा ऑन द, अमरबेल, अमरबेल को कस्क्यूटा बोलते हैं, ठीक है। प्रिडेशन, टाइगर हंटिंग डियर, मार के खाने वाला, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, क्या हो जाएगा 3 1 2 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, असर्शन एंड रीजन। ओके, डेजर्ट प्लांट पोजेस सनकिन स्टोमाटा, सनकिन स्टोमाटा डेजर्ट प्लांट्स को क्या करता है पता है, ट्रांसमिलेशन लॉस में हेल्प करता है। अब कहाँ रेगिस्तान में ऐसे ही पानी नहीं है और ऊपर से ऐसा कहीं कहानी रहेगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। सनकिन स्टोमाटा हैव रिड्यूस वाटर थ्रू ट्रांसमिशन, मैंने आपसे बोला ना, ठीक है। ये क्या है, अडेप्टेशन से क्वेश्चन है, अभी शायद ये कटा हुआ है क्या सिलेबस से, बट ठीक है, कभी कभी आजकल पूछ दे रहा है तो बेटा पता होना चाहिए। पुरानी एनसीईआरटी को भी लेके ही चलेंगे ताकि टॉपिक्स एक्सक्लूड ना हो, सारी चीज़ें हो जाएं पेपर में, ठीक है। असर्शन रीजन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। जब जब असर्शन रीजन को एक्सप्लेन करता है तो ऑप्शन क्या लगाते हैं, ए। वही बोला है, मारुस्थल पादपों में घिसे हुए पाए जाते हैं, और ये बात कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन ये दोनों असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोसिस्टम, मैंने आपको बोला इकोसिस्टम इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर एबायोटिक कंपोनेंट एंड द बायोटिक कंपोनेंट, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो इकोसिस्टम में आ जाएगा। जब इकोसिस्टम में आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाती हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे कैसा काम कर रहा है। प्रोडक्टिविटी, इसमें जीपीपी आ जाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाता है, एनपीपी आ जाता है, आर मतलब रिस्पायरेशन का लॉस हो जाता है। डिकम्पोजिशन देखेंगे कैसा होता है। एनर्जी का फ्लो, हमेशा एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होता है, अपराइट डायरेक्शन में होता है, हमेशा ऊपर की तरफ। और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे फूड चेन की क्या प्रक्रिया होती है। फूड वेब कहते हैं, फूड चेन का मतलब एक कोई चेन होता है, जैसे वो प्राइमरी लेवल स्तर पे हुआ, जैसे सेकेंडरी में हुआ। फूड चेन का मतलब सब टाइप का, ग्रेजिंग भी आ जा रहा है, डेट्राइटस भी आ जा रहा है, हंटिंग वाले भी आ जा रहा है, सब आ जा रहे हैं, सब बहुत सारे फूड चेन मिलते हैं ना, तो फूड वेब का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या समझते हैं, बहुत सारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स थे, ठीक है ना, जैसे कि अलग अलग इकोलॉजिकल पिरामिड्स अलग अलग बेसिस पर, जैसे हंटिंग वाले अलग हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स के बेसिस पर अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, बायोमास और नंबर की बात करेंगे, देखेंगे इसको कि अपराइट होता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, कि किस बेसिस पर कैसे ये प्रेजेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट आज के सवाल पे चले क्या, बिल्कुल। अरेंज द फॉलोइंग ट्रॉफी, ये ना इस बार का सीवीटी का सवाल था, ऐसा पूछा था बना बना के, ठीक है, थोड़ा सिमिलर नहीं था बट था। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब क्या आ जाता है, प्लांट, प्लांट को कौन खाता है, प्राइमरी, प्राइमरी को कौन खाएगा, सेकेंडरी। हर्बीवोरस समझते हैं ना, हर्बीवोरस वगैरह, हाँ वही वाली चीज़ है। सेकेंडरी, सेकेंडरी को कौन खाएगा, टर्शरी, टर्शरी से बाद में आ जाता है बड़े वाले जो आ जाते हैं वो टॉप कंज्यूमर्स आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 एंड 4, ये आया था, आया हुआ सवाल। इसके जगह पे जो मैंने ये लिखा है ऐसे सीक्वेंस में, हो सकता है एग्जाम्पल दे दे तो आप कर ले जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। तृतीयक, उभयोक्तिक बोला है, द्वितीय बोला है, प्राथमिक बोला है, उत्पादक, उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड सेल्फ मोटिवेटर्स, या सेल्फ हम बात करेंगे, सेल्फ ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं, इसमें चला आता है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलम्स पे, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। अच्छा, डिकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंजाई को लगा दीजिए, काम में आ जाएंगे सब, ठीक है। और प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स को कर दीजिए क्योंकि वही बेचारे हैं ही, तो क्या कर सकते हैं, आइए। प्राइमरी में हर्बीवोरस को कर दीजिए और सेकेंडरी में कार्निवोर्स को कर दीजिए 1। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये ऐसे ही पूछा था, बस ये मिलान वाला सवाल है ना, मैचिंग वाला, वहाँ जो पूछा था वो मिला के नहीं पूछा था, वहाँ पूछा था कि कैसे प्रेजेंट होता है, किस बेसिस पर होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्या, ओके। चलिए आई थिंक ये लास्ट है सिलेबस का, लेट्स सी देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आता है हमारे दिमाग में, तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, हमारा ऑलमोस्ट जो हमारी जो पूरी पृथ्वी है या जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, आप एक बताइए, बनारस में रह रहे हैं या कहीं पर भी रह रहे हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पे, आप वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करें, आप वहाँ से हटेंगे तो आपको क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्नेबल एक्सटेंड रेड डाटा बुक में वो दिख रहे हैं आजकल, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स, इंपैक्ट ऑफ, मैंने बोला था आपसे, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, नैरो यूटिलियरियन, ब्रॉडली यूटिलियरियन, इथिकल, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो क्वेश्चन था पैरा बना बना के पूछता है तो बताना पड़ता है उसमें। मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे मेथड्स को कर सकते हैं, एंडिविज्म कर दे, हॉटस्पॉट जानते हैं उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ पाने जाने वाले, सैक्रेड ग्रुप्स के मदद से उसी पर्टिकुलर जगह पे अच्छे से सब कुछ हैबिटेट प्रोवाइड कर दे ताकि हमारा ऑर्गेनिज्म जो है कम से कम बचा रहे ना, ऑर्गेनिज्म बचा रहेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। एक्स टू
और इन सिटू वाला जूलॉजिकल पार्क लगा दे काम पर, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड्स, इससे हम लोग क्या करते हैं, पोलेंस वगैरह, स्पर्म्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जीन बैंक्स में जीन डालते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन से स्पर्म और ये सब ओवम को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आगे दिक्कत ना। तो वही बोला है, जैविक विविधता की संकल्पना की बात किया है, शीत संरक्षण की बात किया है, एक्सेटू की बात करी, ये सारी चीज़ें। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement are correct? Biodiversity hotspots, high endemism, ठीक है. National parks are the example of in situ conservation. Seed banks are the example of ex situ conservation. हाँ, ex situ मतलब बाहर, in situ मतलब अंदर. Red data book contains information only. Red data book जानते हैं ना, तो IUCN का डाटा था ना, Red data book का जो कंसर्न था, तो खाली क्या एक्सटेंट स्पीसीज पर था? नहीं, एक्सटेंट पे नहीं था। इसमें कौन से थे? क्रिटिकली क्या, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली क्या थे, एंडेंजर्ड वाले भी थे ना, हाईली एक्सटेंट वाले भी थे, एंडेनिज्म वाले भी थे ना, अबाउट टू एक्सटेंट थे, सब लोग थे इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बोला है इसमें ना, कौन कौन सा सही है? हाई एंडेनिज्म ट्रू हो जाएगा, नेशनल पार्क ट्रू हो जाएगा, सीड बैंक ट्रू हो जाएगा, फोर्थ वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो कंटिन्यूस में पूछेगा तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 क्या बोल रहा है सवाल, नेशनल पार्क रेड डाटा बुक, और इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया जाए फटाक से। बिल्कुल। ओके, आइए देखते हैं इसमें मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसमें नेशनल पार्क, सीड बैंक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रेड डाटा बुक, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। रेड डाटा बुक थ्रेटेंड स्पीसीज को रखता है, जो स्पीसीज मरने के कगार पर हो या जिनको क्या हो, खतरा हो, दैट इज कॉल्ड थ्रेटेंड, संकटग्रसित जिसको बोलते हैं बेटा, उसकी बात कर रहा है। फोर्थ विल बी देयर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, डी का फोर्थ हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं यहाँ पे। तो हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो ये एक्स टू कंजर्वेशन में आता है। हॉटस्पॉट किस में आ जाएगा, ये एक्स टू कंजर्वेशन में। तो यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा, हाई एंडेमिज्म में बायोडाइवर्सिटी 2 हो जाएगा ये। और बी का क्या हो जाएगा, एक्स टू कंजर्वेशन 1 हो जाएगा, सीड बैंक एक्स टू है ये। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन सीटू कन्वर्सेशन। बाहा योजना और सर्वस्तर योजना की बात किया है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, ये ए वाला, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वही बोला है कि संकट की स्थिति में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, तो उसको करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रहा पूरा हमारा सिलेबस का डिस्कशन, और अलोंग विथ वो वाले क्वेश्चंस जो कि आने के चांसेस रहते हैं, या हम वो ये बोल सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब वो छोटा बेबी एमसीक्यू वाला काम जो था वो हट चुका है, अब ये पैटर्न है, और यही पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। प्लस एनटीए के सिलेबस को देखा कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसी कैसी चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है। आइए थोड़ा ये देख लेते हैं। अच्छा, हमारा जो ऐप है उसको हम डाउनलोड कर लीजिए, अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। बाकी तो हम लोग ओके ओके, फाइनली लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, अब हम लोग मिलेंगे क्लासेस में। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस। जितना ज़्यादा नोटिफाइड रहेंगे उतना पता रहेगा कि किस समय क्या चीज़ें चल रही हैं। हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आदर इट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, आदर रिलेटेड टू योर कॉलेजेस, आदर रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, ओके। देयर विल बी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, फ्री क्लासेस के लिए, PYQ सॉल्यूशंस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए भी, मॉक टेस्ट भी फ्री है, ये सारी चीज़ें। एनसीईआरटी ओरिएंटेड वीडियोस के लिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे चल रही हैं चीज़ें, प्लेटफॉर्म है तो क्या क्या चीज़ें उसमें कंप्लीट की जा रही है, ठीक है। तो ओके, तो हम एक तो आप स्लोगन जानते ही हैं, तो एनसीईआरटी बोले तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको तो पता ही है क्या कर दीजिएगा, जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।